कि जैसे किसी के इंजेक्शन लगा तो जिसके इंजेक्शन लगा उसी के दर्द हुआ तो वो हो गया डायरेक्ट। किसी ने ऐसा बोला कि भाई सीए करने से आपको साइन करने के पैसे मिलते हैं। सीए केवल एक पढ़ाई नहीं है कि यार 40 लाख ही रह गए। मैं उसके कारण कॉलेज में नहीं जा पाया। मैं जब सीए कर रहा था तभी मैं फेल्योर हुआ था। मतलब पापा ने मेरे को ऐसे हक कर लिया और मैं बहुत जोर से रोया। और आप बैठे हो कि भाई कोई ऐसा दिन आएगा मेरे ऊपर से नोटों की बारिश होगी, तो भैया कभी नहीं होगी। बिल्कुल करिए चोरी, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर। अब मोदी जी आगे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अभी एआई इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे कंटेंट राइटर है उनके लिए खतरा है। जो स्कूल टाइम में मेरे फ्रेंड थे उनको बिलीव ही नहीं होता। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। कहाँ है आपके 1 करोड़ रुपए? ससुर जी बहुत अमीर है, पूरा जो साम्राज्य है वो अपने अंडर में ले लिया। लाख बोलूं, 10 लाख बोलूं, करोड़ बोलूं, 10 करोड़ बोलूं, केवल पैसा चाहिए। सीए खतरे में है नहीं है एआई को देखते हुए? क्या रोबोट बताएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? आपने मेरे से सब तरह के क्वेश्चंस पूछे, आपने कोशिश करी कि भाई कैसे भी लड़ाई हो। आज का दिन मैंने खराब कर दिया। राम राम जी, क्या हालचाल आप सभी के। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट है सीए के, अगर आप सीए करना चाहते हैं, टैक्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, या सीए आपको कंसल्टेंसी वगैरह कुछ आप ढूंढ रहे हैं यूट्यूब या कहीं पे भी सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट है, उनका नाम है सीए डॉक्टर अमित खांडल, जो इंडिया लेवल पे टीचिंग करवाते हैं, सीए कंसल्टेंसी देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप एक सीए की जर्नी क्या कैसे होती है, वो क्या क्या फेलियर आते हैं, कैसे उनको टेकल करना होता है। अगर आप सीए करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। आज के YTM पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में आप क्या मजेदार करने वाले हैं महेंद्र जी, ये बताइए। ये मैं आपको पहले उनको बताता हूँ। आज के हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है सीए डॉक्टर अमित खांडल जी का। ये हैं ऑल इंडिया सीए की क्लासेस देते हैं। सीए कंसल्टेंसी आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार का टैक्स से रिलेटेड बात कर लो, इनकम टैक्स से रिलेटेड बात कर लो, कंप्लीट आपको ये वीडियोज बना के देते हैं। टैक्स गुरु सॉल्यूशन इनका मतलब एक ऑफिशियल पेज है, टैक्स गुरु ऑफिशियल। वहाँ पे आपको इनके वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब पे इनको देखने को मिल जाएगा आपको, और बहुत सारे एजुकेशन एप्स हैं जहाँ पे ये अपनी क्लासेस देते हैं। तो आज हम इनकी जर्नी, इनके मतलब इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल देखा, कैसे सीए का क्या कैरियर होने वाला आगे, कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी अपना कुछ भी करते हो छोटे से बड़ा, मतलब तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर आपका हमारे पॉडकास्ट YT महेंद्र पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और मतलब मैं ऑब्लाइज हूँ कि आप मेरे को यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से और भी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से आज आप मेरे से सवाल जवाब करेंगे। क्या क्या सवाल पूछेंगे मुझे नहीं पता, बिकॉज ये पूरा अनफिल्टर्ड है। और मैं भी जो जवाब दूंगा वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से दूंगा। मेरे को कुछ नहीं पता आज आप क्या मेरे से पूछने वाले हो। मतलब आपको खुल के जवाब देना है, मैं बहुत जिससे अपने आपके स्टूडेंट है या अपने को देखने वाले हैं उनको भी कुछ वैल्यू मिले इस वीडियो को। यस मेरा भी एक ही ऑब्जेक्ट रहता है कि मैं जहाँ भी कहीं पॉडकास्ट करता हूँ या मुझे जहाँ भी इनवाइट किया जाता है तो मैं पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट पर नहीं बोलता हूँ। सामने वाला मेरे से रैंडम क्वेश्चन पूछता है और मैं उसके रैंडम ही जवाब देता हूँ। तो अपन बेसिक बात करेंगे पहले। आपकी थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, आपके बारे में मतलब जो भी। देखिए, मैं अपनी स्टार्टिंग से जो मेरी स्कूलिंग से जो जर्नी है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा, जी ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके, समझ सकें कि भाई मेरे जीवन में क्या स्ट्रगल आए और मैंने कैसे उनको फेस किया। तो मैं अगर मेरी स्कूल टाइम से बात करूं तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अव्वल नहीं, और मार्क्स भी मेरे बहुत कम आते थे। और इवन 7th 8th क्लास में तो मैं 3rd डिवीज़न भी पास हुआ हूँ स्कूल में। एक बार तो मेरा पास बाई ग्रेस भी है। मतलब बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते इन बातों पर, भाई। लेकिन मैंने वो सारी मार्कशीट संभाल के रख रखी है। अगर कोई देखना चाहे तो मैं दिखा भी सकता हूँ उसको। तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं था। तो घर वालों को लगता था भाई ये जीवन में ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा। और जैसे जैसे मेरी 7th हुई 8th हुई तो मेरा एक स्कूल चेंज हुआ और मैं एक नए स्कूल में चला गया। तो वहाँ मुझे एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला। वहाँ एक खुला वातावरण था
और पहले वाले स्कूल में हमको थोड़ा दबा के रखा जाता था, तो मेरी जो आप कह सकते हैं जो पर्सनैलिटी थी वो ग्रूमिंग 9th क्लास से हुई। और मैं मैथ्स में भी बहुत वीक था, तो मेरी मदर जो है मुझे एक टीचर के पास लेके गई जो हमारे घर के पास में रहते थे, और मैंने उनसे मैथ्स का ट्यूशन लिया। तो वो मेरे जीवन में एक ऐसा ठहराव था कि जहाँ एक फैकल्टी जो मेरे को मैथ्स पढ़ाती थी, उसने मेरे अंदर एक जोश कायम किया कि भाई पढ़ाई के प्रति भी एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो जब मैं वहाँ जाता था तो वो मुझे मैथ्स की ट्रिक बताते थे, भाई इस क्वेश्चन को ऐसे कर ऐसे कर। तो मैं जब 1-2 बार उसको किया और मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, तो मेरा पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगने लग गया। और जब मैं 10th क्लास में मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था, अच्छा बोर्ड पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया रोचक किस्सा सुनाऊँगा। मैं छोटी क्लास के अंदर ही समझता था कि बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब ये होता है कि आपको बोर्ड पे जाके लिखना पड़ता है। नहीं, वो सबके ही रहता है ऐसा। हाँ, क्या होता है बोर्ड वैसे? तो क्योंकि सब जो बड़े बहन भाई थे वो ये बताते थे कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, हाँ। इसमें बहुत टफ होता है ये। तो मुझे लगता था कि वो टफ इसलिए होता है कि जैसे एक तो अपन अपनी कॉपी में लिखते हैं और एक अपन क्लास में बोर्ड पे जाके लिखते हैं। हाँ, यही बोलते थे जैसे नॉर्मल 9वीं तक तो तुम के पास हो ही जाओगे, हाँ 10th में तुम फेल होने हाँ, वाले हो। फेल होने वाले हो। हाँ। और मैं तो वैसे भी कमज़ोर था, तो मुझे लगा यार मैं तो शायद 10th मुश्किल से ही पास कर पाऊँगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा मैथ्स में इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका था कि मैं उसको एक गेम की तरह लेता था। कि भाई जैसे मुझे कोई क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे पहले करूँ, और मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नीक से करता था। तो मेरे मैथ्स में 100 में से 95 मार्क्स आए, मतलब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा जीवन में पहली बार फर्स्ट डिवीज़न आया। मैं 9th क्लास तक एक बार भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया हूँ, इवन 3rd डिवीज़न आया हूँ। और मेरे रिजल्ट को घर वालों के लिए भी सरप्राइज हो गया होगा। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़, मतलब उस समय क्या है, नेट पे भी रिजल्ट नहीं आता था, न्यूज़पेपर में आता था। जी, हाँ, तो नेक्स्ट डे। हमारे घर पे न्यूज़पेपर मंगवाए गए, वो और भी नेक्स्ट डे आता था, हाँ सेम डे जी, नहीं आता था। सेम डे क्या होता था, एक सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर प्रिंट होता था। जैसे सुबह मान लो भास्कर पत्रिका का मेन पेपर आ गया, तो दिन में 1-2 पेज का अलग से प्रिंट होता था। तो वो हमारे घर पे 3 अलग-अलग जगह से लाए गए, अलग-अलग समाचार के। और उसमें देखा गया कि भाई मेरा रोल नंबर फर्स्ट में सही है या नहीं है, और अलग-अलग लोगों से भी चेक करवाया गया। जब अलग-अलग लोगों से चेक करवाया तो घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये आ ही नहीं सकता। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। फिर जब नेक्स्ट डे मेन पेपर आया, उसमें भी देखा कि फर्स्ट ही है, तो फिर लगा भाई आ गया फर्स्ट डिवीज़न कैसे भी। अब चक्कर क्या होता है, देखो अपन 10th क्लास पास करते हैं तो 11th में अपने को सब्जेक्ट लेना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कोई साइंस मैथ्स लेता है। तो मेरे से भी पूछा गया भाई तुम क्या लोगे? अब साइंस तो देखो मेरे को शुरू से, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी कम था और मुझे डिफिकल्ट लगती थी। मैथ्स ज़रूर अच्छी लगती थी। और आर्ट्स में ये कहा जाता था भाई ये तो जैसे गर्ल्स होती है, लड़कियां हैं, वो लेते हैं। तो मैंने कहा फिर भाई लड़के को और कौन सा लेंगे, बचा ही नहीं कुछ। तो मुझे किसी ने बोला भाई कॉमर्स भी होता है। मैंने कहा भाई ये क्या होता है? तो बोले ये पता नहीं क्या होता है। तो हमने सोचा भाई ये बचा, अब यही ले लेते हैं। तो हम स्कूल गए तो हमारा 11th में कॉमर्स में एडमिशन करा दिया। नहीं, अभी तो चलन बीच में ऐसा हो गया था कि अगर कोई साइंस नहीं ले तो वो तो गवार मानते हैं उसको, मतलब हाँ, ये हो गया था। मतलब क्या है, ये ट्रेंड भी होता है कि भाई हाँ। जो इंटेलिजेंट होगा वो तो साइंस लेगा, और जो बिल्कुल एवरेज होगा वो आर्ट्स लेगा। तो मन कहा यार अपन आर्ट्स तो नहीं लेंगे और साइंस अपने लेने लायक नहीं, तो बचा कौन सा? तो मैं कहा यार यही ले लो। अब पता भी नहीं है क्या है, क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि कॉमर्स होता क्या है। वही मतलब आप 10th क्लास तक आप जानते हो साइंस क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, इंग्लिश क्या होती है, हिंदी क्या होती है। कॉमर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे देश में अगर 9th-10th में एक भी चैप्टर कॉमर्स का डाल दिया जाए, उसमें ये बता दिया जाए भी कॉमर्स जो आगे आएगा वो बच्चों को भी ये एक तरह से बिजनेस की नॉलेज का सब्जेक्ट है। तो बच्चे 11th में जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करें तो वो कॉमर्स के बारे में सोचे। अब हमने ले लिया कॉमर्स। अब कॉमर्स लेने के बाद में 11th में फिर हम मजे में आ गए, तो हमारी फिर वही 2nd डिवीजन आई। फिर लगा भाई 12th में फिर बोर्ड का एग्जाम है, फिर हमने मेहनत की और वापस फर्स्ट आ गए। आपके 10th में कितने परसेंट बने थे? 10th में मैं आपको बताऊं मेरे 62 पॉइंट कुछ परसेंटेज थे। 62। लेकिन ओके। उस टाइम जो 62 होता था ना, वो बहुत बड़ा होता था। मतलब आज का तो 90 से ज़्यादा, और उस टाइम का 62 बराबर है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन का कॉलम इतना सा आता था। आजकल मैं देखता हूँ किसी बच्चे के 70-80 से कमाते ही नहीं है, वही तो। और फिर भी उनकी डांट लग रही होती है। मतलब 90 प्लस अगर आप नहीं आए हो तो आप बेकार हो। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर 12th में कितना बना आपके? 12th में मेरे 65-66 के आसपास आया। थोड़ा तो ग्रो हुआ है। थोड़ा ग्रो हुआ मेरा, लेकिन वो जो परसेंटेज था वो अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता था उस टाइम। फर्स्ट डिवीजन आना ही बहुत बड़ी बात होती थी।
तो 12th के बाद का क्या रहा? फिर 12th के बाद सोचा भाई अब क्या करें, तो मेरे को किसी ने बताया था भाई अब कॉलेज में एडमिशन होगा तो वहाँ पे बहुत मजे होते हैं। मतलब वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म भी नहीं ये होती। तो है कि 12th बाद में थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। 12th के बाद में जिम्मेदारी बढ़ती है। कारण क्या है कि भाई आपको करियर के बारे में भी सोचना पड़ता है। जैसे आजकल के बच्चे तो 7th 8th में ही सोचने लग जाते हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ये उनको 7th 8th से ही ले जाते हैं, भाई साइंस की कोचिंग करो। उस टाइम क्या 12th तक तो बच्चे को कोई मतलब ही नहीं होता था। अब मेरे को लगा यार अब अपने मजे के दिन आ गए, अब तो अपन कॉलेज में जाएंगे, जवानी के दिन है। इतने में क्या है, हमारे फादर को, हमारे क्या है, पीछे एक भैया रहते थे, तो वो कॉमर्स के थे और वो अग्रवाल थे, बनिए लोग थे। तो वो क्या सीए पास कर लिए उस टाइम। तो हमारी गली में शोर मचा कि भाई सीए बन गए, सीए बन गए। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ बन गए। और भाई साहब उनका स्वागत हो रहा है, कोई उनको क्या बोल रहा है कि यार बहुत बढ़िया, देखो इसने कितना बड़ा नाम किया। मैं देखा यार ये क्या चीज़ होती है सीए। तो मुझे किसी ने ऐसा बोला कि भाई सीए करने से आपको गाड़ी बंगला मिलता है और एक साइन करने के पैसे मिलते हैं, ये मैंने भी सुना है ना। है, सीए के साइन से पैसे मिलते हैं। तो मैंने देखा यार ये बहुत बढ़िया काम है, साइन करो और पैसे कमाओ। तो मैंने उसी दिन क्या कॉपी में साइन करना शुरू कर दिया और मैंने कहा यार मैं भी सीए करूंगा। तो फादर बोले कि चलो ठीक है। तो पहले क्या सीए का इंस्टीट्यूट जयपुर में एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग होती थी, तो वहाँ हमारे फादर ने किसी फ्रेंड से फॉर्म मंगवाया सीए का। भाई इसको एंट्रेंस एग्जाम को बोलते हैं, फाउंडेशन। उसमें मतलब आपको दो तरीके होते हैं सीए करने के, भैया तो आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दो, जैसे अपने साइंस में होता है आईआईटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम, वैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दो फाउंडेशन, तो आपका सीए 12th के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। एक होता है आप पहले 3 साल ग्रेजुएशन करो, बीकॉम करो, उसके बाद आपकी डायरेक्ट सीए में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो मैंने 12th के बाद ही फॉर्म भर के अपना सीए का जर्नी स्टार्ट कर दिया। अब मैं था एवरेज स्टूडेंट, तो हमारे रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्किल में सबने पापा से बोला भाई आपने इसको ये क्या फॉर्म भरा दिया, ये जीवन में ही सीए नहीं बन सकता, क्योंकि 1-1.5% रिजल्ट है पूरे इंडिया का, तो ये कहाँ से पास होएगा उसके अंदर। तो हमारे फादर का एक चीज कहना था, बोले जी मैंने इसलिए नहीं कराया, मैंने इसलिए कराया भाई डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर तो बनेगा ही, सही है। कुछ तो सीखेगा। तो वो बात बिल्कुल उनकी सत्य हुई, और मैं उसके कारण कॉलेज में नहीं जा पाया, क्योंकि अगर मैं कॉलेज में जाता तो मैं पक्का बिगड़ता, मेरे हवा लगती। लेकिन जैसे ही मेरे को सीए में डाला तो कोचिंग करो हम्म, और कॉलेज आप जा नहीं सकते, तो मेरे को बिगड़ने का मौका ही नहीं मिला। और मैं फिर जब सीए की पढ़ाई में उतरा तो मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और मेरा एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया, लेकिन एक सब्जेक्ट में मेरे 40 से कम नंबर रह गए। सीए में क्या होता है, आपको हर पेपर में 40 नंबर लाने पड़ते हैं 100 में से, ओके। और अगर एक में भी कम रह गया तो आपको, कितनी सब्जेक्ट होती है सीए में? जैसे अगर मैं फाउंडेशन एग्जाम की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मेरे टाइम भी 4 ही थे, अभी भी 4 ही हैं। कौन कौन से? एक मैथ्स होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है, एक अकाउंटेंसी होती है, एक बिजनेस लॉ होता है। तो मैंने चारों में बहुत शानदार नंबर लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स जो था उसमें मेरे 38 रह गए, तो मैं फेल हो गया। अब सीए में क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि एक पेपर ही दो, मतलब अगर आपका एक भी नंबर कम है किसी पेपर में तो आपको सारे वापस देने हैं। जैसे नॉर्मल कॉलेज की तरह नहीं होता? हाँ वैसे नहीं होता, आपको वापस पूरे देने पड़ेंगे। अब मेरे साथ क्या हुआ भाई, मैंने बोला यार मेरे तो बस की नहीं है, कर ली जितनी मेहनत करनी थी। तो फिर लास्ट में मम्मी ने समझाया भाई एक बार और दे ले तू, क्योंकि 6 महीने में एग्जाम लग जाता है सीए का दोबारा। अब मैंने देखा तो मैं पास हो गया। ये भी सरप्राइज था। अब पास होने के बाद भाई अब कई लोग तो ये समझ रहे भाई ये तो सीए के अंदर आ गया, मतलब कई तो समझते ही नहीं है सीए होता क्या है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि सीए कोई कॉलेज नहीं कराता है, सीए तो पूरे इंडिया की एक ही इंस्टीट्यूट है वो कराती है, आप कोचिंग कहीं से भी ले लो। फिर मैंने इंटर किया, फाइनल किया, सारे ग्रुप निकाले और बन गए सीए। तो आज भी जो मेरे पुराने दोस्त मुझे मिलते हैं, जो स्कूल टाइम में मेरे फ्रेंड थे, उनको बिलीव ही नहीं होता कि यार तू वही अमित है क्या। तो मैं उनको कई बार मजाक में बोल भी देता हूँ कि यार गलती इंसान से ही होती है तो ऐसे मेरे दोस्त भी पूछते हैं तू आप, वही महेंद्र है क्या? अच्छा, तो अब आपकी यात्रा तो जब मैं कभी पॉडकास्ट करूंगा तब पूछूंगा। ओके। तो अब जैसे आपने आपकी सीए की जर्नी बताई, तो थोड़ा सा आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? मिडिल क्लास या एक रिच फैमिली से? घर देखिए वाले अगर क्या मैं करते थे? फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारी फैमिली ऐसी थी कि आप बहुत रिच भी नहीं बोल सकते और हम बहुत पुअर भी नहीं थे, मतलब एक एवरेज आप बोल सकते हैं कि मीडियम क्लास फैमिली थी, क्योंकि फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो फादर को अच्छी गवर्नमेंट सैलरी मिलती थी, बहुत अच्छी पोस्ट पे तो नहीं थे, लेकिन हाँ टेक्निकल्स में थे और मंथली अच्छी सैलरी उनकी आती थी। लेकिन
फादर क्या है, फील्ड में थे, तो वो प्राइवेट काम भी ले लेते थे। आप कितने बहन भाई हो? मैं बड़ा हूँ, बाकी 2 मेरी सिस्टर हैं, 3 सिस्टर हैं छोटी मेरे से, और मैं सबसे बड़ा हूँ, तो जिम्मेदारी मेरे पे ही ज़्यादा थी। और फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे और प्राइवेट काम भी करते थे। तो हमारे लिए वो मतलब प्राइवेट काम करके अच्छा पैसा कमाते थे भाई, इनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। तो मैं उस टाइम में भी एक अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ता था। तो कभी मुझे ऐसा तो फ़ील नहीं आया कि भाई कोई पैसे के कारण पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो या कुछ। आप हाँ, ख़ैर आप ज़्यादा लेविश शौक पूरे नहीं कर सकते कि भाई बड़ी गाड़ी रख लो, वो सब नहीं था हमारे घर में। लेकिन एक नॉर्मल जो बैकग्राउंड होता है वो सब था। ओके। तो ये आपने सीए फाइनल किस ईयर में किया था? सीए फाइनल का मेरा एग्ज़ाम का अटेम्प्ट था 2006 मई में, और मैं उसके साथ में लॉ भी कर रहा था, एलएलबी। कारण क्या था कि मुझे भी डर तो था कि यार सीए मुश्किल से पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, तो क्योंकि एक बैकअप से लेके चल रहे थे। तो मैं बैकअप लेके चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा भाई सीए एक्चुअली टैक्स से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है। तो मन का अगर अपन लॉ साथ में कर लेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा भाई, अपन कम से कम एक तो डिग्री आई अपने हाथ में। क्योंकि मैं सिंपल बीकॉम ही कहलाऊंगा ऐसे, तो बीकॉम मैंने सीए के साथ ही की थी और लॉ भी कर लिया। तो मैं 2006 में एलएलबी भी पास कर लिया था और सीए भी, दोनों मैंने एक साथ पास किए। ओके। हाँ। तो फिर क्या एज हो गई होगी आपकी उस टाइम? मतलब मैं उस समय 22 साल में 2 महीने कम थे मेरे, तब मैंने सीए कंप्लीट कर ली थी, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि भाई आप 21-22 साल की उम्र में सीए बन गए। वरना हमारे सीए के कोर्स में ऐसा भी होता है कि लोगों का जीवन निकल जाता है, 30-30 साल के भी हो जाते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि पापा भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उनके बच्चे एंट्रेंस एग्जाम ऐसा भी होता है। नहीं, मैंने भी देखा है ये। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है, सीए में एज का क्राइटेरिया नहीं होता। मतलब आदमी अगर 50 साल की उम्र में भी सीए का फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है। और एक सीए के कोर्स में रिजर्वेशन नहीं होता, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपको उतनी मेहनत करनी है, कोई जैक काम नहीं करेगा, कोई चेक काम नहीं करेगा। ये हमारे कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो इसमें आपकी बस मेहनत ही काम आएगी। ओके। तो गरीब से गरीब इंसान, जो एवरेज जिसकी ज़्यादा कमाई नहीं है, वो भी सीए बहुत आराम से कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी आपके नहीं लगते हैं। कोचिंग के लगते हैं तो वो तो आजकल देखो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं। अगर कोई ये कहता है ना कि भाई मैं पैसे के कारण नहीं पढ़ पाया, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। इतने रिसोर्स हैं कि वो पढ़कर आराम से मतलब एग्जाम बहाने पास। बनाने की आदत पड़ जाती है उनको। हाँ भाई, आपको देखो नहीं करना है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये है। तो 22 की एज तक आते-आते लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, तो आपकी शादी पहले हो गई या बाद में हुई? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी 22 की एज में। मेरा ये मानना था कि भाई अभी पढ़ाई पूरी हुई है, अपन सीए की डिग्री ले तो चुके हैं। 2006 में आपने सीए सीए क्लियर कर पूरा लिया ना? क्लियर कर लिया था मैंने। ओके। तो मुझे लगा भाई अभी अपन 2-3 साल थोड़ा सेटल्ड हो जाएं, अपन कुछ कमाने लग जाएं, उसके बाद ही शादी करें तो ज़्यादा मजे की बात है। तो क्लियर होने के बाद का क्या स्टेप रहा आपका? क्लियर होने के बाद एक्चुअली मेरे पास 2 रास्ते थे। देखो हमारे सीए में क्या होता है कि आप अपना खुद का ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपके क्लाइंट होते हैं। आप क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे सकते हो, उनकी ऑडिट करके पैसे कमा सकते हो। वो तो हो गया आपका खुद का सेल्फ बिजनेस। ठीक है। एक होता है कि सीए करने के बाद आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लो और आप उनके एम्प्लॉय बन जाओ, तो आपको बड़ा पैकेज मिल जाएगा सैलरी का। आप उनके फाइनेंस हेड बन जाओ, फाइनेंस अकाउंट्स के हेड बन जाओ। तो 2 ऑप्शन होते हैं। तो आ, आपने कौन-सा चुना? मैं एक्चुअली, मेरे मन में शुरू से क्या था कि जब मैं सीए कर रहा था, तो हमारे क्या होता है, सीए में एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको सीए के ऑफिस में जाना पड़ता है और आपको 3 साल किसी सीए के यहाँ आपको साथ में काम करना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तभी आप सीए का फाइनल एग्जाम दे सकते हो, वरना दे ही नहीं सकते। तो मैं जिन सीए के अंडर में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर थे और वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे और मुझे कहते थे कि यार अमित, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। और मतलब वो मेरे को हमेशा अपने साथ रखते थे। तो मैं जब उनको देखता था, उनकी लाइफ स्टाइल को देखता था कि यार बड़ी गाड़ी है इनके पास, वो मुझे कई जगह साथ लेके जाते थे, मतलब बहुत इज्जत भी मिलती थी। तो मुझे लगता था कि यार खुद का काम करने में ज़्यादा मज़ा है। कि वो कहते हैं ना कि जो भीड़ होती है वो हौसला तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। तो मुझे लगा यार मुझे भीड़ में नहीं जाना, जैसे सब लोग नौकरी कर रहे हैं, मुझे अपना खुद का ही काम करना है। तो उस समय ऐसा भी था कि देखो मन भी करता था पैसे खर्च करने का, लेकिन अब पैसे आए कहाँ से? क्योंकि घर वाले तो भाई एक मीडियम क्लास है, 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना भी है, उनका पालन पोषण भी करना है। तो बेसिकली मैं उस समय क्या करता था कि जैसे मेरी ट्रेनिंग 5 बजे खत्म होती थी,
तो मैं 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था जब मैं सीए कर रहा था। ये अच्छा, 2003-4 की बातें हैं, ओके, क्लियर होने से पहले। क्लियर होने से पहले, ताकि मैं कुछ पैसे कमा लूं, क्योंकि पापा ने बाइक तो दिला दी, भाई पेट्रोल कहाँ से लाएं। तो मैंने सोचा यार अपन खुद ही करेंगे। तो मैं क्या करता था, ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते थे ना, सीबीएसई के, ये सब क्या पैसे वाले होते थे, तो ये 1 घंटे पढ़ाने के 2,500-3 हजार रुपए देते थे उस टाइम उस टाइम पर। बहुत होते थे तो उस मैंने क्या किया, एक कोई एजेंट थे हमारे अग्रवाल जी, वो होम ट्यूशन दिलवाते थे। वो क्या करते थे, पहले महीने की जो फीस होती थी ना, उसकी आधी तो खुद रख लेते थे और आधी पढ़ाने वाले को देते थे, फिर आगे के महीने के आप रखो पूरे। ये उनका मतलब काम था। तो उन्होंने मुझे 3 ट्यूशन दिलवा दी, बढ़िया बढ़िया अच्छे मकान, वहाँ जाओ, बढ़िया खातिरदारी होती थी, चाय पानी पिलाते थे वो जाते ही, तो अपने भी बढ़िया था। तो मैं वहाँ से जब उनको पढ़ाने लगा, तो मेरा क्या एक शौक जग गया पढ़ाने का। और आप मानोगे नहीं, मैं महेंद्र जी उस टाइम 7 से 8 हजार रुपये महीने कमा लेता था मात्र 3 घंटे में। मतलब लोग पूरे महीने नौकरी करके 10 घंटे की तो भी 5 हजार नहीं कमा पाते थे, और मैं 8 हजार रुपये 3 घंटे में कमाता था। लक्ष्मी मेहरबान थी आप पे। हाँ, अब ये कुछ ऐसा ही मानो। तो वो जो 8 हजार थे ना, उससे फिर मैं क्या करता था, अपने शौक पूरे करता था और सेविंग भी करता था। मैंने आधे पैसे बचाता था और आधे खर्च करता था। तो उसमें जैसे मेरी गाड़ी का पेट्रोल हो गया, या जैसे कभी मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं वो खरीद लिए, घर वालों से नहीं मांगना पड़ता था। तो एक शर्म नहीं होती थी कि यार अब अपन बड़े हो गए। तो जैसे कई लोग तो क्या है, सीए करते करते जैसे 25 साल उम्र हो गई, 26 साल, तो उनको शर्म आने लग जाती है। तो मैंने क्या, एक पैसे कमाने का जरिया बना लिया था। तो मेरे वो चीज़ तो खत्म हो गई थी कि अगर मैं और 1 साल सीए में लग जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। मैं जैसे ही सीए बना, तो मैंने उन बच्चों को कहा, भाई अब मैं ट्यूशन ऐसे घर पे आके 1-1 घंटे नहीं अब पढ़ाऊंगा। वैल्यू हो गई आपकी हाँ, भी। हाँ, तो बोले सर क्या बात हो गई भाई, मैं सीए बन गया। बोले सर ये तो गलत बात है, आप सीए बन गए तो ऐसे थोड़ी है, आप कहोगे जहाँ हम आ जाएंगे। मतलब उनके पेरेंट्स मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए कि यार इन्होंने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया है, वो खुद मैं जहाँ कहूँ वहाँ आने के लिए तैयार थे। तो फिर मैंने होम ट्यूशन तो बंद की, उनको तो कोर्स कंप्लीट करा दिया उनका। फिर मैंने सोचा यार अब अपन क्या करें, मतलब खुद का काम करें या जॉब में जाएं। तो हमारे क्या होता है, जब आप सीए बन जाते हो ना, तो एक कैंपस इंटरव्यू होता है। कैंपस इंटरव्यू में क्या होता है कि जो हमारी सीए की संस्था है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फ्री होता है वो आपका इंटरव्यू लेती है और आपको सेलेक्ट करती है पैकेज पे। तो हमारी जो जयपुर की सीए की इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उस साल क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई और सीए की बहुत डिमांड जनरेट हो गई 2006 में, और हम भी उसी अटेम्प्ट में पास हुए। तो मैं और एक मेरा दोस्त था, स्कूल फ्रेंड था वो, हमने साथ ही सीए किया था। तो हमारा क्या शुरू से ये था यार, काम खुद का ही करेंगे। तो वो बोला यार काम तो करेंगे, लेकिन एक बार अपन इंटरव्यू तो दे के आ जाएं। सबके मन में देखो लालच रहता है भाई, शुरू में ही 6-7-8 लाख रुपए मिल जाएंगे, ट्राई तो करने में क्या ही करने जाता है। में जाता है। अब हमारे साथ क्या हुआ कि हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि जैसे 13 तारीख को रिजल्ट आया सीए का, तो हम 13 के बाद में 16 तारीख को सीओपी अप्लाई करने पहुंच गए। अब आप बोलोगे भाई सीओपी क्या होता है, तो सीओपी होती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब जो सीए अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, उनको सीओपी लेनी पड़ती है, तभी वो साइन कर सकते हैं। वो एक तरह का एनओसी टाइप का। हाँ, तो वो हमने इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर दिया। तो हमारे दोस्तों को पता चल गया कि ये नौकरी तो नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने सीओपी अप्लाई कर दी। तो जैसे ही हम कैंपस इंटरव्यू में गए, तो वो हमको ताने देने लग गए सारे दोस्त कि यार तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारे को तो नौकरी ही नहीं करनी थी। तो मैंने उसको कहा, मन का देख भाई, नौकरी तो आज भी नहीं करनी ना कल करनी, मैं तो केवल ये देखने आया हूँ कि यहाँ इंटरव्यू लेते कैसे हैं, क्योंकि कल को तेरे को नौकरी की जरूरत पड़ गई और तू मेरे पास आया, तो तेरा इंटरव्यू भी तो मैं लूंगा ना। तो मैं ये देखने आया हूँ, सही है। अगर नौकरी लग जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा तेरे लिए। तो हमने ऐसे डायलॉग मार के और हम कैंपस इंटरव्यू में बैठ गए। अब एक कंपनी थी, तो उसने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। वो मतलब बिग 4 ऑडिट फर्म्स होती है इंडिया की, 4 बड़ी, उनमें से एक कंपनी ने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। बोले हम आपको सर 8 लाख का पैकेज देंगे साल का। साल का। भाई फ्रेशर सीए को 8 हम्म। लाख कम थोड़ी होते हैं। तो मैंने कहा साहब कहाँ दोगे, बोले नोएडा गुड़गांव। अब मैं क्या घर पहुंचा, तो मेरी क्या गांव से दादी जी आई हुई थी। तो उन्होंने बोला भाई ये छोरो कहाँ से आए हो छे हो, मारवाड़ी में बोली हाँ, हाँ। मतलब। तो मैं बोला, मैंने कहा अम्मा, मैं अम्मा बोलता था दादी को, ओके। मैंने कहा अम्मा यहाँ कैंपस इंटरव्यू में जा रहे हो, तो कहीं तू बाहर जाओ लो। मैं बोले हाँ अम्मा बाहर, एक ही छे मारे तो कड़े कौन जावा दू। मैंने कहा यार अब अम्मा मना कर रही है, क्या करे। जिनके सिंगल होता है ये उसके हाँ मतलब ये दिक्कत हाँ रहती भाई है। मैं नहीं जाने दूं, एक ही है ये मेरे तो।
बाहर जा रहा क्योंकि है मेरे क्या फादर हो? भी एक ही हैं। तो अम्मा ने बोला भाई तेरे को जो चाहिए ना, तेरे को क्या चाहिए वो मेरे को बता दे, मैं दे दूंगी, बाकी तेरे को बाहर तो मैं नहीं जाने दूं। मैंने कहा यार मेरे भी मन में नहीं थी जाने की। मैंने कहा छोड़ो नौकरी, अपना ही करेंगे यार जो करेंगे। तो हमारे क्या है, एक मेरे फूफा जी हैं, उनका एक ऑफिस था। तो वो मेरा क्या है, जो भाई था ना, कजिन, वो प्रॉपर्टी का काम करता था। और मेरे फूफा जी ने उसके लिए एक बड़ा ऑफिस बनवाया था। तो उसमें क्या है, 2 केबिन थे, और प्रॉपर्टी लाइन में अच्छा सोफा वगैरह, एसी वेसी सब लगे हुए थे। तो फूफा जी बोले कि ये दिन भर यहाँ बैठता है तो तू भी बैठा कर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, मैंने 2 महीने एक सीए फर्म में जॉब भी की थी जयपुर में ही। तो मैं वहाँ क्या है, मेरे को 10 या 12 हज़ार रुपये वो देते थे, पर मैं क्या ट्यूशन तो पढ़ाता था सुबह सुबह। तो वो मुझे बोलते थे आप लेट आते हो। तो मैंने कहा सर मैं लेट तो देखो आऊँगा, मैं 11-12 बजे से पहले नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपना काम जितना हो गया उतना कर लो, और अब आप मत आना। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं आऊँगा कल से। अपन कमा ही रहे थे 8-10 हज़ार रुपये, टेंशन भी नहीं थी भाई हटा दे। अब मैं क्या है उसके साथ वहाँ ऑफिस में बैठने लग गया। और वहाँ क्या है, सारे प्रॉपर्टी वाले आते थे। मैंने अपनी नेम प्लेट लगा दी सीए की, भाई अमित कुमार खांडल चार्टेड अकाउंटेंट। एक मैंने बाहर टाँग दी। बड़ा कॉम्प्लेक्स था वो, विद्याधर नगर का कॉमर्शियल। तो कुछ लोग क्या है मेरे नाम को देख के, भाई यार ये कोई सीए बैठने लग गया, तो वो मेरे पास आते कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने। अब मैं रह गया 22 साल का। अब जैसे बड़े बड़े अंकल जी आते, उनको लगता है यार ये क्या करेगा, मतलब इसको अभी तो छोरा सही है ये। मेरे पास कम से कम 10-12 क्लाइंट आए महेंद्र जी, लेकिन एक भी मेरे से रिटर्न नहीं भरवाए, मतलब पूछ के चल जाते। वो आपको देख के बच्चा है हाँ, बेटा है। अब मैं क्या करता, जितना मैंने सीखा था उतना तो मैं क्या उनको समझा देता। अब जो नहीं समझ में आता, मैं उसको उनको ये कहता भाई मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, इसमें क्या है थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है। मैं क्या बाद में पढ़ता, मेरे और दोस्तों से पूछता, फिर मैं बताता। रिसर्च करके। हाँ, रिसर्च करके। तो वो देखे यार ये इसके बस की नहीं है, ये तो अभी जवान ही है। मैं यार ये मैं समझ गया, मैंने कहा ये छोरा सा देख के अपने से काम नहीं करा रहे। तो मैं क्या एक चश्मे की दुकान पे गया, मैंने कहा भाई एक मोटा सा चश्मा दो तुम, नकली देना। मैंने कहा मेरी नज़र सही है। और मैं वहाँ से एक चश्मा ले आया। वो चश्मा आज भी पड़ा है मेरे पास। वो कोई 150-200 रुपए का चश्मा था, मोटा सा था, ऐसे गंदा सा, भाई बूढ़े से लगे हैं पण। अब मैं क्या उसको ऑफिस में लगा लेता जब भी कोई क्लाइंट आता। तो मेरी क्या एज 5 साल बढ़ गई उससे। तो उनको लगता है यार ये सीरियस सी है, मतलब इसके चश्मा भी लग रहा है बड़ा। तो आप मानोगे नहीं, उस चश्मे के कारण मेरी एक महीने में 25 फाइलें आ गई इनकम टैक्स। मैं यार ये चश्मा लकी है अपने लिए। 1000 रुपए 500 रुपए देते थे रिटर्न के, तो मैं यार 25 फाइलें अपनी इकट्ठी हो गई। अच्छा, पैसे मैं कमा ही रहा था, हम्म। क्योंकि मेरे 3-4 घंटे में मैं सही कमा लेता था। बाकी टाइम अपने पटलाई करो ऑफिस में बैठ के। प्रॉपर्टी वाले आ जाते थे, उनसे मिल लिए, कोई शेयर ट्रेडिंग का भी खोल रखा था हमने। तो ऐसे करते मेरी जर्नी शुरू हो गई। 6 महीने निकल गए करते करते, तो मेरे पास एक 50-60 फाइलें आ गई। रिश्तेदार भी देखो क्या है, शुरू में रिश्तेदार भी काम नहीं देते, उनको लगता है यार अभी नया बना है बिगाड़ देगा। क्योंकि वही। देखो सीए और वकील और डॉक्टर, ये आदमी जल्दी से नहीं बदलता। तो सर अब हम बात करते हैं सीए की जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। देखो कोई भी स्टूडेंट सीए करता है या डॉक्टर की पढ़ाई करता है या इंजीनियर की पढ़ाई करता है, कोई सा भी प्रोफेशन हो, जहाँ पर भी आपको पढ़ाई करनी है वहाँ पर कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कंसिस्टेंट कितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई एग्ज़ाम से महीने 2 महीने पहले जागते हैं, और फिर उनकी हो जाती है टेंशन कि अरे यार कोर्स ही नहीं हुआ। फिर वो कोर्स भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, और टेस्ट सीरीज भी देंगे, तो वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है कि आपको 4 से 5 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। आप 10-10 12-12 घंटे रोज मत पढ़ो, क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना पड़ता है, आपको क्लासेज भी लेनी पड़ती है। आपको 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3-4 रिवीजन करने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज खुद से टेस्ट दे के देखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो सीए का कोर्स ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते। इवन कोई सी भी पढ़ाई हो, आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। और सीए के कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस है। आपको स्टडी मटेरियल जो बुक्स वगैरह है वो पहले से फिक्स है, भाई इन्हीं में से सब कुछ आना है। अब उसमें से वो क्वेश्चन तो कैसे भी बना के पूछ सकता है, लेकिन आपने अगर उस चीज़ को समझा है, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, तो वो आपकी ऑफिस में भी काम आती है और आपके एग्जाम में भी काम आती है। जैसे मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, तो टैक्स के अंदर आप जो भी पढ़ोगे वो पेपर में भी काम आएगा, और जब आप अपने ऑफिस में कोई काम करोगे क्लाइंट का, तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आपके काम देगी।
तो इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को भी चुना, क्योंकि ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, मेरे को प्रैक्टिस भी करनी थी। तो मैं और सीए जो प्रोफेशन में है उनसे इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है। अभी आप किसी सीए से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो वो 10 बार किताब देखेगा, भाई उस सेक्शन में क्या था, उस सेक्शन में क्या था। मुझे डेली वही पढ़ाना है, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है जो मैं, ग्रेस ऑफ गॉड है उससे, ये है कि भाई मैं जो भी पढ़ाता हूँ या बार बार रिवीजन करता हूँ पढ़ाने के लिए। क्योंकि महेंद्र जी एक बात है, पढ़ाने के लिए आपको पढ़ने से 10 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ूंगा तो मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उसके लिए 10 बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता पूछा जा सकता है। और हमारे वाले तो क्या है, बहुत होशियार बच्चे आते हैं। वो सीए फाइनल के बच्चे तो ये मान लो सीए के बराबर हैं, वो बस उनको डिग्री नहीं मिली, वो 10 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। वो अपने ऑफिस की प्रॉब्लम भी मेरे से पूछते हैं। तो और टैक्स में क्या है, बहुत डबल चेंजेस आते रहते हैं बार बार, तो मुझे बहुत अपडेट रहना पड़ता है। हाई कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के हैं, बच्चे कुछ भी उठ के पूछ लेते हैं। तो अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो वो आपको उल्टा टांग देंगे क्लास के अंदर। और उनसे आप क्या, उनको पागल भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो मैच्योर बच्चे हैं, वो फाइनल के बच्चे हैं, तो उनको सब पता है कि आप पागल बना रहे हो। वो एक ही बार में पहचान जाएंगे कि ये पढ़ाने लायक है या नहीं है। ये जो रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट होते हैं कुछ, उनके लिए सीए सही है नहीं है? देखो, रट्टा लगाने वाली बात ये है तो कि सीए बना जा सकता है क्या रट्टा लगा के? रट्टा लगा के नहीं बना जा सकता। कारण ये है कि आप रट्टा कितना लगाओगे भाई। रट्टा लगा के आप चीजों रट्टा को, का मतलब समझ तो गए ना? हाँ हाँ, रट्टा मतलब एक जैसे भाई एक लाइन को 10 बार बोल के रट रहे हैं, वो वही नहीं। वाला। आपको समझना पड़ेगा। आपने जैसे टेक्स्ट में कोई सेक्शन पढ़ा तो उसमें जो बात लिखी हुई है, अगर आप अपने ऑफिस के काम से उसको कोरिलेट कर लोगे तो वो आपके लिए हमेशा में याद हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले पढ़ा और आपने उसको प्रैक्टिकल कर भी लिया, तो वो याद जल्दी होती है। अगर आप केवल पढ़ रहे हो तो ये हमारे कोर्स की ब्यूटी है कि आपको पढ़ना भी है और साथ में 3 साल जब ट्रेनिंग होएगी तो उसमें अप्लाई भी करना है, तो चीज़ें जल्दी से याद होती हैं। केवल रटने से चीज़ें याद नहीं होती हैं, आपको समझकर ही पढ़, मतलब रटो भी ना तो समझ के रटो। मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोचिंग गए हैं स्टूडेंट के सामने और कोई टॉपिक आपको याद भी नहीं आ रहा, आपके समझ नहीं आ रहा आज क्या पढ़ाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या मेरे करते साथ हैं? बहुत बार हुआ है ऐसा। एक टीचर की सबसे बड़ी आर्ट ही यही है कि अगर उसको खुद से पता लग जाए कि यार ये मेरे को नहीं आता, और सामने वाले बच्चे बैठे हैं आपको घूर के देख रहे हैं, उस समय आप उनको कैसे टेकल करते हो, ये एक टीचर का आर्ट होता है। तो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स कई बार हुए हैं पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। होम ट्यूशन में नहीं, वहाँ तो क्या 11th-12th के बच्चे थे, तो हाँ। अपन थोड़ा पागल भी बना दो भाई, कल बताएंगे तेरे को, वो ज़्यादा पूछते नहीं है। सीए में क्या होता था कि मैं एक बच्चे को तो पढ़ाता नहीं था, सामने 100 बच्चे बैठे हैं और सब होशियार, एक से बढ़ के एक मेरिटोरियस, तो वहाँ आप बच्चों को पागल नहीं बना सकते। तो जैसे कभी मेरे साथ कोई चीज़ ऐसी हो भी जाती थी कि भाई ये मेरे को नहीं आ रहा है या कुछ होता था, तो मैं क्या करता था, भाई ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल मैटर है, इसको अपन कल करेंगे, और मैं जो आता था ना उसको उस दिन करा देता था। मतलब ये टॉपिक अलग है, इस हाँ टॉपिक को अपन कल हाँ, बात कल करेंगे। करेंगे। और मैं बच्चों को एक बार ये भी डायलॉग मार देता था, भाई आप ये मत समझना कि मेरे को आता नहीं है कि आप ये समझो, तो बच्चे भी हंस जाते थे कि यार सर सही कह रहे होंगे। फिर मैं घर जाके देख लेता था उसको, अच्छा अगले दिन मैं उसको बता देता था। अब देखो, मतलब इतने मतलब आप कोचिंग करवाते हैं तो किसी दिन बच्चों का भी मन नहीं होता पढ़ने का, तो बहुत उस बार दिन होता उसको है। कैसे करते हो टैकल? देखो, मेरा क्या एक पढ़ाने का स्टाइल है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, जब मेरे सामने बच्चे बैठते हैं, अब आजकल तो मैं ऑनलाइन में आ गया तो कैमरे को ही बच्चा मानना पड़ता है। जब मेरे सामने 100 बच्चे बैठे होते थे तो मैं एक्चुअली क्या है कि खुद भी उनके साथ बदमाशी करता था क्लास में। जैसे किसी बच्चे ने जरा सी आवाज निकाली, तो मैं क्या मैं क्या और भी तेज करता था। तो बच्चों को बहुत मजा आता था कि यार सर भी बदमाशी करते हैं। तो मैं क्या करता था कि जैसे, अच्छा कभी जैसे सीरियस मोड हो गया कोई सेक्शन पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं बीच में कहानियां डाल देता था। और मैं क्या करता था, जैसे क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ ना, तो मैं उनको मेरी प्रैक्टिस के इंसिडेंट्स, जैसे मान लो मेरे कोई क्लाइंट है, उनकी कोई मैटर हो गया, तो मैं उनको बताता था यार ऐसे जीएसटी वाले आ जाते हैं, फिर ऐसे, तो बच्चे उसको बड़ा इंटरेस्ट से सुनते थे। मतलब आप ये मान लो बच्चे बात ही नहीं करते थे आपस में, उनको लगता था यार अब क्या होगा इसमें, ऐसे क्लाइंट आ जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। जैसे मैं बैंक ऑडिट के एक्सपीरियंस बताता था, भाई बैंक ऑडिट पे जाते हैं तो आपकी ऐसे खातिरदारी होती है, तो बच्चों को बड़ा मजा आता था उसके अंदर। और बीच बीच में जैसे चुटकुले हो गए, कोई शायरी गा दी, कभी कोई मैंने मोटिवेशनल बात बोल दी, बच्चे कह रहे हैं सर वंस मोर गाना सुना दो सर आज तो ये सब चीज़ें हमारी क्लास में चलती थी। तो मैं मतलब जैसे 1 घंटे की क्लास है ना, तो मैं 10 मिनट तो बदमाशियां करता ही था क्लास में बीच बीच में, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, बच्चे बोर नहीं हो।
तो सर अब बात करेंगे अपन, जैसे आपकी सीए की जर्नी में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो या कोई इमोशनल मोमेंट आया हो, कुछ वो शेयर करेंगे आप? देखो, इमोशनल मोमेंट मेरे को याद है क्योंकि सीए बनना एक बहुत बड़ा सपना था। और जब मैंने सीए स्टार्ट किया तो खुद को भी बिलीव नहीं था भाई, क्योंकि 1-1.5% के रिजल्ट में अपन कहाँ आ सकते हैं, मतलब या 2-3 हज़ार सीए बनते हैं पूरे साल में, इतनी बड़ी जनसंख्या में। तो जब मैं सीए फाइनल का मेरा रिजल्ट आया, तो उस टाइम मैं एक हॉस्पिटल में था, मतलब मेरे दादाजी की कोई रिपोर्ट्स वगैरह लेने गए थे, मैं और मेरे फादर हम दोनों साथ थे। तो एक्चुअली जब भी सीए का रिजल्ट आता था ना, तो मैं कभी अपना रिजल्ट खुद नहीं देखता था। मतलब मेरा जो स्कूल फ्रेंड है वो भी सीए कर रहा था, वो देख के बताता था। अच्छा, वो फेल होएगा तो मैं भी फेल होता था, वो पास होता था तो मैं भी पास होता था। तो उसने मुझे फ़ोन करते ही बोला कि भाई सीए बन गया। इतना बोलते ही मैंने बोला यार सच बताना, देख झूठ मत बोलना। बोले नहीं, बन गया तू, पक्का बन गया। तो मैं एकदम से ज़ोर से चिल्लाया हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे क्या कई लोग बैठे थे, तो वो डर गए एकदम से, भाई क्या हो गया? और मेरे पापा मेरे साथ थे। तो मैंने पापा को बोला पापा मैं सीए बन गया। तो मतलब मैंने बताया पापा को तो, लेकिन आस-पास के 50-60-100 लोगों ने सुन लिया और वो तालियाँ बजाने लग गए वहाँ पे, भाई सीए बन गया। और वो जो मोमेंट था ना, मतलब पापा ने मेरे को ऐसे हग कर लिया बहुत ज़ोर से और मेरी आँखों से आँसू निकले और मैं बहुत ज़ोर से रोया। फिर पापा ने ऐसे, भाई कोई बात नहीं, ऐसे-ऐसे बहुत बढ़िया बेटा। फिर हम मतलब 2-3 मिनट तक उन्होंने मेरे को पकड़ के रखा। मतलब वो जो इंसिडेंस है ना, वो मैं नहीं भूल सकता। वो मतलब एक बहुत ही भावुक पल था। और फिर जब मैं घर आया तो मैंने ये सारी बातें बताई, क्योंकि उस टाइम क्या ये भी नहीं होता था। आजकल तो बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे रिजल्ट आता है ना उससे पहले मोबाइल चालू रखते हैं हुँ। कि भाई अगर फेल होऊंगा तो रोने का बनाऊंगा और अगर पास हो गया तो हंसने का बनाऊंगा। अभी जैसे ये हाँ, आईपीएल वर्ल्ड कप हाँ, का हुआ हाँ। था वो सीन। वैसे तो बच्चे आजकल रिजल्ट आता है जब ऐसे करते भी हैं। तो मुझे तो खैर ये सब बातें पता नहीं थी। अगर मैं उस समय इतना ही जैसे अभी वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी उस पल को कैद कर लेता कैमरे में। तो वो एक बहुत भावुक पल था और उसमें एक फनी इंसिडेंस भी हुआ कि लोग एकदम से डर गए, मरीज वगैरह भाई, क्योंकि मैं जोर से चिल्लाया। तो उसको तो पता नहीं होगा सीए हाँ, क्या होता है, क्या बन गया और ये मैं क्या? जिस डॉक्टर से हम बात करने जा रहे थे ना, उस तक ये बात पहुंच गई भाई ये सीए बन गए। तो उस डॉक्टर ने रिपोर्ट तो बाद में देखी, पहले मेरी बात सुनी, भाई आप क्या कर रहे थे ऐसा, भाई सीए बन गए। तो ये एक बहुत ही फनी मोमेंट भी था और इमोशनल भी था। दोनों हो गए इसमें। दोनों हो गए इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं सर, अपना जो सीए का करियर है आगे का फ्यूचर, वो क्या क्या देखते हैं आप? देखो, सीए का करियर बहुत ब्राइट है। जिस हिसाब से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, आप देखो अभी 3 ट्रिलियन जो मोदी जी बता रहे हैं कि भाई आने वाले 3-4 साल में 2030 तक देश की इकोनॉमी बहुत मल्टीपल्स में बढ़ेगी। तो देश को 30 लाख के आसपास सीए चाहिए। और अभी हमारे देश में कितने सीए रजिस्टर्ड हैं जो इंडियन सीए इंस्टीट्यूट के अंडर में? मात्र 4 लाख से थोड़े से ज़्यादा। तो आने वाले 5-6 साल में एक बहुत बड़ी डिमांड है। और जिस हिसाब से व्यापार बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो व्यापार से संबंधित सारी नॉलेज उसके अंदर कूट-कूट के भरी होती है। मतलब हमारा जो कोर्स है ना, वो ऐसा डिज़ाइन है कि उसमें आपको टैक्स भी पढ़ना पड़ता है, आपको लॉ की भी जानकारी लेनी पड़ती है, आपको अकाउंट्स की भी जानकारी लेनी पड़ती है। तो आने वाला समय बहुत ब्राइट है और मैं आपको यही कहूँगा कि जो सीए करके निकलेगा, ये मान लो कि उसको कहीं भी इनसिक्योरिटी फीलिंग नहीं है। चाहे वो खुद का व्यापार भी कर सकता है, क्योंकि सीए करते-करते क्या व्यापार की भी नॉलेज हो जाती है। हम क्लाइंट से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी वो हमको बताते हैं भाई सर मेरे ये बिज़नेस प्लान है। तो जब हम अपने क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो हमको व्यापार की भी नॉलेज होती है। नए-नए आइडिया आते रहते नए-नए आइडिया आते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे क्लाइंट के साथ हमारे रिलेशन ऐसे हो जाते हैं कि क्लाइंट खुद ही ये बोल देता है कि सर अपन मिल के कर लेते हैं ये काम। क्योंकि उनका हमारे ऊपर बिलीव होता है, क्योंकि उनको पता है भाई इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है हमारी कंपनी की। तो हमसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं है उनकी कंपनीज़ के बारे में, हैं। भाई डॉक्टर और सीए को सब पता रहता है। क्योंकि उनसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। अगर आप छुपाओगे तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? तो ऐसा होता है कि हम बिज़नेस में भी जा सकते हैं। आप देखो अभी जैसे जयपुर में, लेकिन एक चीज़ ये भी है, बिज़नेस ओनर की एक नस भी होती है सीए के पास। वो तो देखो होती है। भाई क्या होगा कि बिज़नेस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सारी नॉलेज एक सीए के पास होती है। और क्लाइंट का भरोसा भी होता है, जब भी वो अपने सीए को चेंज भी नहीं करता। बस उस भरोसे को कायम रखना ज़रूरी होता है। ये मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि आप चाहे कितने भी बड़े सीए बन जाओ, आपको हमेशा ये रखना है कि जो सामने वाले ने मेरे पे विश्वास किया है, उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना है।
क्योंकि देखो विश्वास बनने में साल लगते हैं। वो कहते हैं ना, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है लेकिन बुझते बुझते एक जमाना लगता है। तो बात वही है, आपने अगर विश्वास तोड़ दिया, आपने उससे चीटिंग कर ली, और कभी ना कभी तो राज खुलेगा, तो वो समझ लो कि वो एक तरह से उसके जीवन का डाउनफॉल शुरू हो गया वहां से। तो हमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा गोपनीय रखना पड़ता है। और जब हम सीए की डिग्री लेते हैं तो हमको ये शपथ भी दिलवाई जाती है, ओथ भी दिलवाई जाती है कि आप कभी भी अपने क्लाइंट की जानकारी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन देखो, सब तरह के लोग हैं मार्केट में, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो कई लोग उसको गलत तरीके से यूज भी लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो बस मेरा यही है कि आप मिसयूज करते हैं वो। मिस करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। मतलब आप किसी की इतनी बड़ी जानकारी रख रहे हो, वो आप पे विश्वास कर रहा है, आप उसके साथ दगा कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। आपको अपनी फीस चार्ज करनी है, आप करो। आप अपना टाइम देते हो, उसके बदले में आपको क्लाइंट से पैसा लेना, आप लो, क्लाइंट आपको देगा। लेकिन आप चीटिंग मत करो। आप कह के करो कि सर ये मेरा मेहनताना है, ये मैं लूंगा, लेकिन आप चीटिंग मत करो उसके साथ। ये चीज है। ठीक है सर। तो सर अब हम बात करेंगे आपकी जर्नी के अंदर कुछ फेलियर भी आए होंगे, तो उनको आप कैसे टैकल करते हैं? देखो, फेल्योर एक प्रोसेस है जो मतलब लाइफ में हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जब सीए कर रहा था तभी मैं फेल्योर हुआ था। मतलब लाइफ के हर इंस्टांस पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि हम फेल हो गए या हम असफल हो गए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब ये जो कोर्स मैंने किया ना सीए का, इसमें स्ट्रगल बहुत था। मतलब बहुत घंटे पढ़ना भी पड़ता था, कई बार अंदर से ऐसे भी लगता था यार क्या जीवन हो गया है। मतलब जिस लाइफ टाइम पर बच्चे मज़े करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, घूमते फिरते हैं, आवारागर्दी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन हम उस टाइम पर पढ़ रहे होते थे, तो कई बार अंदर से ये भी आता था यार ये क्या जीवन हो गया, मतलब क्या लाइफ हो गई। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हम किसी दूसरे सीए को देखते थे, उसका लाइफ स्टाइल देखते थे, तो हमको ऐसा लगता था यार आज तो ये मज़े कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब अपन बन जाएंगे तो अपन भी ऐसे ही मज़े करेंगे। तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई को जारी रखते थे। बीच में ऐसा भी हुआ कि कभी फेल भी हुए एक दो बार सीए के अंदर, तो हमने अपने आप को समझाया अंदर से। जैसे वो एक कहानी होती, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, थोड़ा गम है सबका किस्सा, बेकारी ये आंखें नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। वाह वाह वाह! तो तो ये ऐसी मैंने मोटिवेशनल चीज़ें बहुत पढ़ता था। और जैसे हमारे कोई एआईआर ऑल इंडिया रैंक आए, उनके इंटरव्यू पढ़ता था, तो उनको पढ़ कर के अंदर से एक ताकत मिलती थी कि नहीं यार अपन भी कर सकते हैं, जब इसने कर लिया तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे लाइफ में जब जब भी कोई फेज आते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बैठना पसंद नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि जो सामान है ना आपके पास उसको लेके उड़ जाओ आप ये मत सोचो कि यार अब क्या होगा। जैसे कई लोग आप देखो, नौकरी नहीं लगती, उनको 1 लाख का पैकेज चाहिए महीने का, वो बैठे रहेंगे घर पे। मैं कहता हूँ 10,000 मिल रहे हैं ना, काम चालू कर दे। वो 10,000 से तू 1 लाख पे भी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर तू नहीं चालू किया तो तू 1 लाख होने के चांस ही नहीं है तेरे। डायरेक्ट मोटा चाहिए उनको। हाँ, उनको डायरेक्ट मोटा चाहिए। अपने साथ ये है कि अपने को चुप नहीं बैठना है, अपने को काम करते रहना है। अपन फेल हो या पास हो, पास हो गए तो अच्छा, और फेल हो गए तो कुछ और नया सीखेंगे उससे। भाई फेल हुए तो इसमें क्या कमी रह गई, तो अपन उसमें फिर सुधार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब जब फेल होने की चीजें आती है, मैं अपने आप को खुद से मोटिवेट करता हूँ। और सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को पढ़ना, देखना, अपने सपने के बारे में सोचना, ड्रीम्स के बारे में सोचना, ये आपको अंदर से मोटिवेशन देता है। और केवल यूट्यूब पे वीडियो देखकर 10 मिनट बाद फिर डीमोटिवेट हो गए, वो नहीं। अंदर से मोटिवेशन। टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं। नहीं नहीं, सेल्फ अंदर से, वो जब आएगा ना तभी आप कुछ कर सकते हो। ओके, तो ये तो हुई ये बात। अब आप सीए टीचिंग के अलावा और क्या-क्या काम करते हैं, मतलब बता सकते हैं देखो, कुछ? मैं सीए तो ये मान लो कि एक लाइफ की जर्नी थी जो मैंने कंप्लीट करी, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सीए केवल एक पढ़ाई नहीं है, मतलब उसने आपको प्रेशर झेलना सिखाया। आपको कितना भी बड़ा प्रेशर हो जाए, आप चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हो, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार रिजल्ट नेगेटिव आता है। मेरे और भी बहुत सारे शौक हैं, जैसे टीचिंग मैंने बताया भाई ये मेरा पैशन है, कि मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ, लेकिन मैं बाई पैशन एक टीचर भी हूँ। इसके अलावा जैसे मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ।
बच्चों के साथ, वाइफ फन करना स्पाउस पसंद के है। साथ। हाँ, फन करना मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन नीरस हो गया है अगर आप बाहर घूमने नहीं जाते हो तो। इसके अलावा मुझे अच्छी चीज़ें, वीडियोस देखना, मोटिवेशनल चीज़ें देखना। अभी आजकल एक नया शौक भी चढ़ा है, जैसे मैं रील्स वगैरह भी बनाता हूँ। तो काफ़ी लोग कहते हैं यार ये रील्स बनाने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि मैं उससे मोटिवेट होता हूँ। मतलब मुझे एक पसंद की चीज़ मिली हुई है, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि दिन भर रील बनाता हूँ। मैं अपनी 24 घंटे में से आधा से 1 घंटा उस काम को भी देता हूँ, तो उससे मेरे को खुशी मिलती है। भई अपन पूरे टाइम यही काम थोड़ी करेंगे कि पैसे ही कमाते रहेंगे, क्योंकि केवल पैसा कमाने से भी खुशी नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको, अगर आप जीवन में आधा 1 घंटा 24 घंटे में, एक तो उससे क्या नेगेटिविटी नहीं आती, आप बोर नहीं होते, आप रोज़ नई-नई चीज़ें देख रहे हो। हाँ, लेकिन मैं दिन भर उसको लेके बैठा रहूँ, मेरा क्लाइंट वेट कर रहा है, मैं रील देख रहा हूँ, वो बेवकूफ़ी है। तो मैंने आधा 1 घंटा सोशल मीडिया के लिए कर रखा है, तो मैं उसमें बढ़िया-बढ़िया रील्स देखता हूँ। मैं घूमने गया, उस पे गाना जोड़ के बना लेता हूँ। कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं, वो भी क्या रील बनाते रहते हैं, तो वो भी मुझे टिप्स देते हैं कि सर आप इस पे ऐसे लगा दिया करो तो ये ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो लोगों से ही सीखता हूँ, चीज़ों को करता हूँ, और सामने वाले को भी मज़ा आता है रील देखने में, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे मैं करता रहता हूँ। बेनिफिट भी है, मतलब बोरिंग नहीं होते, कुछ ना कुछ काम करते रहो। हाँ, मतलब अंदर से अपन जवान रहते हैं, अपन खुश रहते हैं, अपने को अच्छा लगता है, मतलब कि अपन बोर नहीं हो रहे, नीरस नहीं है ज़िंदगी, ऐसा। अब बात करते हैं, कोई नया स्टूडेंट है, वो सीए बनना चाहता है, उसने 12th क्लियर कर ली हुँ, या वो 10th के मतलब पास की है, हुँ। तो उसको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक सीए बनने के लिए, ताकि उसको आपने जो फेलियर फेस किए, वो मतलब वो फेस ना करे? देखो, सबसे पहली बात तो जो बच्चे अभी 9th-10th में हैं, अगर वो सीए बनना चाहते हैं, तो उनको 11th में कॉमर्स लेना ज़रूरी है। हाँ, भाई ये साइंस के हाँ, पीछे ना भागे। हाँ, अगर वो साइंस या आर्ट्स के भी हैं, तो भी हमारे सीए में ऑप्शन है कि वो भी सीए में आ सकते हैं। मतलब हमारे केवल कॉमर्स वाला ही बच्चा नहीं आता है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है, लेकिन सीए का कोर्स जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। तो जिसने 11th-12th में कॉमर्स ली है, वो थोड़ा-सा उसके लिए ईज़ी हो जाता है, और साइंस वाले बच्चों के लिए भी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ने में तो जुझारू होते हैं। दूसरी बात है कि अगर वो 11th में सब्जेक्ट लेते हैं, तो उनको मैथ्स ज़रूर लेनी चाहिए। आजकल क्या, कॉमर्स के साथ भी मैथ्स मिलती है। आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, तो मैथ्स क्या होता है, वो आपके बहुत काम आती है सीए में। हाँ, बड़े-बड़े अमाउंट गिनते हो हाँ, आप। बड़े-बड़े अमाउंट भी गिनते हैं, और फिर हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें अलग से पेपर होता है मैथ्स का। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बच्चे सीए करना चाहते हैं, अगर उनको कुछ बिज़नेस में आगे जाना है, या वो बिज़नेस फैमिली से हैं, या उनको ऐसा लगता है कि यार मैं नौकरी नहीं कर सकता, मेरे को अपना खुद का ही धंधा करना है, तो उसको साइंस वगैरह में ना जाके कॉमर्स में आना चाहिए, क्योंकि वो उसके व्यापार या बिज़नेस से रिलेटेड फ़ील्ड है। और आजकल क्या है, हमारा जो सीए का संस्थान है, उसने कोर्स की ड्यूरेशन कम कर दी है। पहले इसमें 5 साल लगते थे, अब आप साढ़े 3 से 4 साल में सीए बन सकते हो। आपको 12th के साथ ही सीए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो आप 11th-12th में पढ़ते हो, वही हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। उसका पेपर का लेवल थोड़ा-सा हाई होता है। बहुत सारी कोचिंग्स हैं मार्केट में, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, वहाँ से आप क्लास लो, उसको पास करो। फिर उसके बाद एक इंटर का एग्ज़ाम है, वो पास करो। फिर आप 2 साल ट्रेनिंग करो। पहले 3 साल ट्रेनिंग होती थी, अब 2 साल ही होती है। फिर आप फाइनल का एग्ज़ाम पास करो और आप सीए बन जाओ। तो आजकल साढ़े 3 से 4 साल का कोर्स हो गया है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, साढ़े 3 से 4 साल। आप उसके साथ में और 10 चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत तो लगेगी, और इसमें वो भी नहीं चलती, भई कहीं से पेपर मिल जाएगा, कोई सेटिंग हो जाएगी, कोई जानकारी, वो सब इसमें नहीं चलती है। पावर काम नहीं आएगा, पावर काम नहीं आता। अच्छा, इसमें रिज़र्वेशन भी नहीं है। और पावर काम यूज़ भी ले लोगे तो उसका फिर फ्यूचर खराब है। भई मैं ये कहता हूँ, डिग्री तो केवल एक ज़रिया है, कागज़ का टुकड़ा मानता हूँ मैं उसको। आप असली कब बनते हो, जब आप उस प्रोसेस से गुज़रे, तो आपको कई जगह फेल्योर फेस करना पड़ेगा, कभी आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो वो जो मेहनत लगेगी ना, उससे आप इंसान बनोगे। केवल उस डिग्री को आने से ये नहीं है कि भई आपको सीए की डिग्री मिल गई तो आप वो हो गए, क्योंकि आपने उसको अंदर से सहा है। वो कहते हैं ना, अंदर से तप-तप के सोना बनना पड़ता है। तो तप-तप के जब तक अंदर से भट्टी में तपोगे नहीं, तो निखार कैसे आएगा? वो वाली बात है। ठोकर खाया ठाकर बाजा। हाँ, यही वाली बात है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। चलिए सर, अब हम बात करते हैं, ये इनकम टैक्स क्या होता है? आईटीआर कौन भरता है, किसको भरनी चाहिए? ये अच्छा। टीडीएस क्या होता है? जीएसटी क्या होता है? अपनी इंडिया गवर्नमेंट में कितने टाइप के टैक्स होते हैं?
किसको कब भरना होता है, किसको कब नहीं भरना होता, क्या टाइम शेड्यूल होता है, एक बार इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, वैसे तो टैक्स अपने आप में एक बहुत वास्ट चीज़ है, मतलब अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो अभी 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे कम शॉर्ट पड़ेंगे। रूप इसका। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि एक लेमैन की लैंग्वेज में, मतलब एक आम आदमी। जी। देखो, टैक्स का मतलब है कर, हिंदी में कर बोलते हैं टैक्स को। जैसे पहले के टाइम पे लगान होता था, राजा महाराजाओं के। राजा महाराजा जो होते थे वो किसानों से फसल में हिस्सा लेते थे, क्योंकि उनको एक राज्य चलाना पड़ता था, तो उसके खर्चे कौन देगा। माना वो अय्याशी भी करते थे, लेकिन उनको एक राजा को अपना जो राज्य होता था वो चलाना पड़ता था। वो ऐसा अभी भी हो रहा है, हाँ लेकिन हाँ देखो, अब राजा बदल गए, अब उनकी पोस्ट हो गई है। तो टैक्स जो होता है वो एक तरह का लगान है, कर है वो, और वो सबको देना पड़ता है। उसमें इच्छा नहीं चलती, भाई मेरा मन कर रहा है तो मैं दूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा। तो एक तरह से पैसे की अनिवार्य रूप से जो वसूली होती है ना, उसको अपन टैक्स बोलते हैं। टैक्स हमारे देश में दो तरह के लगाए जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं, कि जैसे किसी के इंजेक्शन लगा, तो जिसके इंजेक्शन लगा उसी के दर्द हुआ, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, हमारे देश में इनकम टैक्स इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इनकम टैक्स क्या होएगा कि जो इनकम कमाएगा उसी को देना पड़ेगा। जैसे आप इनकम कमा रहे हो, तो आपके पड़ोसी नहीं देंगे टैक्स, आपको ही देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट है। वो डायरेक्ट टैक्स। आपके लगेगा इंजेक्शन तो आपके ही दर्द होगा, आपको ही देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट टैक्स है, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। एक होता है जीएसटी, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसमें क्या होगा, इंजेक्शन तो लगेगा किसी और के और दर्द होगा किसी और के। जैसे आप फॉर एग्जांपल दुकान पे सामान लेने गए, तो आपका जो गुड्स है, सामान है, या आपने कोई सर्विस ली, जैसे 10,000 का आपने गुड्स खरीदा, तो आपको 10,000 में 18% का जीएसटी और देना पड़ेगा, तो आपको देने पड़ेंगे 11,800 रुपए। अब आपसे वो टैक्स कौन लेगा, दुकानदार लेगा, लेकिन वो दुकानदार जमा कराएगा गवर्नमेंट को। तो इंजेक्शन तो लगा आपके, इंजेक्शन तो लगेगा व्यापारी के, मतलब सरकार किससे मांगेगी, व्यापारी से, लेकिन दर्द व्यापारी के नहीं होगा। व्यापारी उस टैक्स का बर्डन कस्टमर पे डाल देगा, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब लगाते किसी और पे और वसूली किसी और से होती है। तो वो है जीएसटी, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इंजेक्शन लगा किसी और के, आवाज आई दूसरे के, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ऐसे हमारे देश में एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप इनकम कमाओगे वो डायरेक्ट टैक्स है, आप किसी से सामान खरीदोगे तो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है। आप देखो, डबल बर्डन है, मतलब इनकम कमाने पे भी टैक्स दो, वो इनकम और उस इनकम को जब आप खर्च करने जाओगे उसमें दुकान पे या कहीं पे, उसमें भी टैक्स है। मतलब एक तरह से डबल टैक्स चल रहा है देश के अंदर। तो टैक्स की मार बहुत ज्यादा है हमारे देश में। उसका मूल कारण है यहाँ की जनसंख्या। यहाँ पर आप देखो, हर एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में। मतलब ये कहा जाता है कि भारत ऐसा देश है कि यहाँ हर एक साल में है ना, एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या इंडिया एक साल में तैयार कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। अब गरीबी बढ़ने से क्या है, देखो उनसे तो टैक्स क्या लोगे, गरीब लोगों से। तो सरकार क्या करती है कि जो पैसा कमा रहा है उनसे भर भर के लेती है, और फिर वो देश में खर्चा करती है। तो टैक्स की रेट बहुत ज्यादा है देश के अंदर। अच्छा, ये जो टैक्स होते हैं इनकी अपने को रिटर्न भरनी पड़ती है। जैसे इनकम टैक्स है, इसकी रिटर्न साल में एक बार जाती है, 31 जुलाई को। अगर ऑडिट हो रही है तो 30 सितंबर, ऑडिट नहीं हो रही है तो 31 जुलाई, इसकी रिटर्न साल में एक बार जाती है। जीएसटी जो होता है उसका कस्टमर पे कोई बर्डन नहीं है, कस्टमर को केवल देना है पैसा, बाकी बर्डन सारा व्यापारी पे है। हाँ, भरो ना इंजेक्शन जो लगेगा ना, सरकार इंजेक्शन तो व्यापारी के ही लगाएगी, भैया हमको मतलब नहीं है। जीएसटी तुम जमा कराओगे, चाहे तुम अपनी जेब से कराओ, चाहे सामने वाले से लेके कराओ। तो वो जो होता है वो मंथली चलता है, आपको हर महीने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। छोटे व्यापारी हैं तो क्वार्टरली, बड़े व्यापारी हैं तो मंथली। और इसमें क्या होता है, एक टीडीएस वर्ड आता है। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस एक प्रकार का इनकम टैक्स ही होता है। टीडीएस का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे 1,00,000 रुपए लिए, मैं सीए हूँ, आपसे फीस ली मैंने 1,00,000, तो मेरी इनकम 1,00,000 है, आपके लिए 1,00,000 रुपए खर्चा है। तो सरकार ये कहती है कि भाई अमित जी को जब आप 1,00,000 रुपए की फीस दोगे तो आप उस पर उनका 10% टीडीएस काटो। मतलब आप 10,000 उनके काट लो
और उनको 90,000 ही दो। अब अमित जी चिल्लाएंगे भाई ये क्या हुआ, मेरे 10,000 कैसे काट लिए, मैंने तो 1 लाख की सर्विस दी है। तो वो 10,000 महेंद्र जी आप अपने पास नहीं रखोगे, वो 10,000 आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा मेरे पैन कार्ड पे। तो एक तरह से मेरी इनकम तो 1 लाख ही हो गई, 90 तो आपने दे ही दिए और 10,000 आपने गवर्नमेंट को दे दिए। अब आप कहोगे सर इनकम तो 90 ही हुई ना, एक कैसे हुई? अरे भाई वो 10,000 जो था वो टैक्स मैं जमा कराता ना मेरी इनकम पे। तो सरकार ने महेंद्र जी को कहा भाई महेंद्र जी आप काट के आप ही दे दो, ये पता नहीं बाद में देंगे कि नहीं देंगे। तो टैक्स पहले ही कट जाता है। अच्छा महेंद्र जी मान लो मना कर दे सरकार को, जी मैं नहीं काटूंगा टीडीएस, अमित जी डांट रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो 1 लाख ही चाहिए। तो महेंद्र जी के ऊपर एक सेक्शन बना दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपका जो 1 लाख का खर्चा है वो आपकी इनकम में से माइनस नहीं होगा, तो महेंद्र जी को और टैक्स देना पड़ जाएगा उसके ऊपर, खर्चा काउंट नहीं होगा। खर्चा काउंट नहीं होगा। इसको टीडीएस बोलते हैं। अच्छा मेरे को नुकसान नहीं है, मैं अपनी रिटर्न में 1 लाख दिखाऊंगा इनकम, तो मेरा जितना टैक्स बनेगा, मान लो मेरा 15,000 का टैक्स बना, तो मेरा 10 तो पहले से जमा है ना, वो मेरे पैन पे बोल रहा है, वो मेरा माइनस हो गया, तो मुझे कितने और देने पड़े? 5,000। अच्छा मान लो मेरा टैक्स 8,000 ही बना, क्योंकि मैंने छूट वगैरह ले ली, इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट भी मिलती है, पर महेंद्र जी ने टीडीएस तो मेरा 10,000 जमा कराया, तो मेरे 2,000 ज्यादा जमा हो गए, तो वो सरकार मुझे क्या दे देगी? रिफंड दे देगी। वो जब अपन इनकम टैक्स भरते हैं उस टाइम, तब उस टाइम होता है वो टीडीएस आपको वापस आपके टैक्स में से एडजस्ट हो जाता है। आईटीआर क्या होता है इसको आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न, उसको शॉर्ट में आईटीआर बोलते हैं। इनकम टैक्स इसका मतलब ये होता है कि आपने एक साल में कितनी भरी जाती है? एक बार आईटीआर जो इनकम टैक्स है वो साल में एक बार जाती है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी इनकम आप कमाते हो उसका 31 मार्च बाद आपको टैक्स भी जमा कराना है, उसकी रिटर्न भी भरनी पड़ती है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने जो कमाया है उसका पूरा जो ब्यौरा है वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो। अब आप कहोगे सर क्यों दो, उनको क्या पता नहीं है? नहीं, वो आपसे पूछेंगे पहले आप दो, फिर वो उसको चेक करेंगे कि भाई इसने कुछ गलत तो नहीं भर दिया। अगर गलत भरा है तो आपसे नोटिस देके डिमांड करेंगे उसकी। आपने चोरी करी है तो आपके ऊपर जुर्माना पेनल्टी लगेगी, जेल में भी बैठा सकते हैं आपको अंदर। अच्छा कोई लिमिट है क्या, कितना टैक्स चोरी करे तब तक जेल में नहीं बैठाए? देखो इनकम टैक्स में तो ऐसा सच कोई लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स में तो ये है कि भाई अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो या टीडीएस नहीं कर रहे हो तो कई जगह 3 साल की सजा है, कई जगह 7 साल की। अमाउंट वाइज कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जीएसटी में है। कितनी? जीएसटी में अगर कोई व्यापारी जीएसटी की चोरी करता है और अगर उसने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी कर ली, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स इवेजन, तो आपको सजा मिलेगी। उसमें आपको 5 साल भी जेल में डाल सकते हैं और उसमें बेल भी नहीं होती है, मतलब जमानत नहीं मिलती है। 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो जेल तो होगी लेकिन आपको बेल मिल जाएगी। और अगर आप फर्जी काम करते हो जीएसटी में तो उनके लिए अलग अलग मापदंड है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे अलग अलग जेल के प्रोविजन वहां पर बना रखे। ओके, तो ये जीएसटी कितने टाइप की होती है? देखो जीएसटी रेट जीएसटी की जो रेट है, देखो अभी हमारे देश में 5% है, 2.5% है। इसके अलावा जीएसटी भी क्या है, 2 है, एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी। सी का मतलब है सेंट्रल और एस का मतलब है स्टेट। जितनी सीजीएसटी है उतनी ही एसजीएसटी है। अब आप कहोगे सर एक आईजीएसटी भी होती है, तो आईजीएसटी अलग चीज है। जैसे सपोज करो मैं राजस्थान का हूं, अब मैं राजस्थान का माल राजस्थान में बेच रहा हूं, मतलब बायर भी राजस्थान का है और मैं भी राजस्थान का हूं, तो जैसे मान लो 18% जीएसटी रेट है, तो वहां लगेगी सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो 9% जाएगा मोदी जी को और 9% जाएगा भजन लाल जी को, ठीक है। लेकिन अगर मैं राजस्थान का व्यापारी हूं और मैं माल बेच रहा हूं यूपी, तो इसका मतलब मैंने स्टेट चेंज कर लिया, तो फिर वहां पर लगेगा डायरेक्ट आईजीएसटी। स्टेट बदलती क्या लगता है आईजीएसटी। अच्छा आईजीएसटी की जो रेट होती है वो सी और एस के टोटल के बराबर होती है, मतलब 18%। तो इस तरीके से ये जीएसटी का सिस्टम हमारे देश में काम करता है। आईजीएसटी डायरेक्ट सेंट्रल को जाती है? आईजीएसटी का सिस्टम ये होता है कि पहले पूरी 18 सेंट्रल को जाएगी, फिर जैसे मान लो राजस्थान से माल यूपी गया, फिर यूपी से हरियाणा गया, हरियाणा से गुजरात गया, गुजरात से तेलंगाना गया, और तेलंगाना में कोई कस्टमर था उसने उस गुड्स को काम ले लिया, जैसे कुरकुरे का पैकेट वो फाड़ के खा गया, तो अल्टीमेटली जहां पर कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया उस स्टेट को जीएसटी मिलना चाहिए, क्योंकि अब इतने स्टेट आ गए बीच में,
तो ये कंफ्यूजन होता था कि यार इसको राजस्थान रखेगा कि यूपी रखेगा कि महाराष्ट्र रखेगा। तो नियम ये बनाया गया भाई जहां पर इसको कंज्यूम करेंगे बर्डन उसी स्टेट पर आएगा तो उसको ही मिलना चाहिए। तो सेंट्रल क्या करती है 18 पहले पूरा ले लेती है, फिर जब पता चलता है भाई ये तेलंगाना में जाके यूज हो गया तो उसका 9% तेलंगाना को दे देती और 9%? है, 9 खुद रख लेगी सेंट्रल अपना, तो राजस्थान का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कंज्यूमिंग स्टेट कौन है? तेलंगाना। हाँ, अब खरीद के यहीं खा गए तो 9% सीधा सेंट्रल को और 9 राजस्थान को मिल गया। तो 9 तो सेंट्रल को जाना ही है कि कोई मतलब जीएसटी कानून ऐसा बनाया गया है कि जितना सेंट्रल को मिलेगा उतना ही स्टेट को मिलेगा। ओके। ऐसा। तो आपने जैसे 5% बताया, 2.5% बताया, लेकिन जैसे 12%, 18%, 28% और भी बहुत सारी रेटें होती है। देखो कानून में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट 40% तक जीएसटी चार्ज कर सकती है। हाईएस्ट रेट 40 से ज्यादा नहीं होगी, लॉ में लिखा हुआ है। अभी फिलहाल जो हाईएस्ट रेट देश में चल रही है वो है 28%। अब आप कहोगे भाई 28% किस पर है? तो जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं जहां पर जैसे ऑनलाइन गेमिंग एक सेक्टर है वहाँ 28% रेट है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, महंगी गाड़ियां हैं, वहाँ शराब 28%। वगैरह पे कितना लगता है? शराब एक ऐसी चीज है वो बिना एडवर्टीजमेंट बिकती है, मतलब जिसको शराब पीनी है वो पिएगा ही, तो उससे गवर्नमेंट को बहुत कमाई होती है। तो जब जीएसटी बनाया गया तो शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब? इसका मतलब सर गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई खूब पियो, महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। अरे इस पे ऑलरेडी जो पुराने टैक्स लग रहे थे गवर्नमेंट ने वही लगा रखे हैं, इसको जीएसटी में अभी तक लाए ही नहीं है ये। मतलब इस पे सेंट्रल को भी जम के कमाई मिलती है और स्टेट को भी जम के कमाई मिलती है। तो इन्होंने अभी तक जो लिकर होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इनको जीएसटी से बाहर कर रखा है क्योंकि इन पर 100% से भी ज्यादा टैक्स है। जो अमल गांजा वगैरह होता है उन पे? अमल गांजा जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ अगर दवाई में यूज हो रहे हैं जब तो जीएसटी लगेगा दवाई पे, और आप उनको डायरेक्ट बेच रहे हो क्योंकि ऐसे बेच नहीं सकते, लाइसेंस होता है उसका, तो वहां पर जीएसटी आपके 28% जो मैक्सिमम रेट है वो लगती है वहाँ। तंबाकू वगैरह पे? तंबाकू को भी बाहर कर रखा है अभी। बाहर कर रखा है। हाँ, उन पर लोकल जो पहले के पुराने टैक्स थे वही लगते हैं। तो ये जैसे 5% किन पे लगती है? 5% है अपनी डेली नेसेसिटी की चीजें, जैसे मिल्क हो गया, थैली बंद जो दूध आता है, या जैसे कुछ अपने आटा हो गया, लक्ष्मी भोग आटा आता है पैकेट में, गेहूं पे नहीं लगता, लेकिन अगर आपने पीस के आटा बना दिया उसका तो फिर पैकेट में पैक होते ही जीएसटी में आ जाएगा वो। कुल मिला के किसानों पे कोई टैक्स नहीं है? किसानों पे कुछ नहीं है। अगर किसान फसल उगा के अनाज पैदा करके बेचेगा या सब्जियां बेचेगा, फ्रूट बेचेगा, तो उस पर जीएसटी नहीं है। नेचुरल आइटम पे नहीं है, लेकिन जब वो प्रोसेस होगा आगे, जैसे आपने चने उगाए तो चने पे नहीं है, लेकिन उसकी जब दाल बनेगी या बेसन बनेगा तो उस पर जीएसटी है। ओके। ऐसा। तो सर अब बात करते हैं कुछ फायदे की। अच्छा, टैक्स प्लानिंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया, मतलब आप किस में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास जो भी इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप हमारे ऑफिस आए और वहां पर हम आपको बहुत डिटेल में टैक्स प्लानिंग समझाएंगे। जी। लेकिन ठीक है, अब शॉर्ट तरीके तो शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट ही बताऊंगा। हाँ। देखो, टैक्स प्लानिंग करना और एक टैक्स का इवेजन करना दो अलग अलग बातें हैं। टैक्स प्लानिंग का मतलब है कर का नियोजन, मतलब आप प्लानिंग करके चलो कि आपका टैक्स बचे, तो वो चोरी नहीं है, वो तो सरकार ही कह रही है कि भाई आप अपना टैक्स इन तरीकों से बचा सकते हो। एक होता है इवेजन, भाई चीजों को छुपा लो, उसमें भी टैक्स बचेगा लेकिन उसमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो प्लानिंग जो होता है उसमें सरकार ने बहुत सारे सेक्शन बना रखे हैं जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हो। जैसे सेक्शन 80C इनकम टैक्स में ये कहता है भाई आपने LIC कराई है, या आपने हाउसिंग लोन की किस्त चुकाई है, या आपने कोई पोस्ट ऑफिस में 5 साल की FD में पैसे डाले हैं, तो उससे आपको 1.5 लाख रुपए तक अगर आप पैसे डालते हो साल भर में, तो आप उतना आपकी इनकम में से कम हो जाएगा, आपका टैक्स बच जाएगा। जैसे आप मेडिक्लेम पॉलिसी कराते हो तो सेक्शन 80D में आपको उसकी छूट मिलती है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उसकी छूट मिलती है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स प्लानिंग के सेक्शन बना रखे हैं। अगर कोई इंसान बड़ा व्यापारी है, बड़ा व्यापार करना चाहता है, जैसे वो बड़ी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, या वो किसी ऐसे स्टेट में जाके अपनी फैक्ट्री खोलता है जो पिछड़ा स्टेट है, तो वहाँ आपको 5 साल 10 साल तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया जाता है।
उसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड। आपको 10 साल तक इनकम टैक्स देना ही नहीं है। तो ऐसे हमारे देश में बहुत चिन्हित राज्य है, वहाँ आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। उसके पीछे उद्देश्य है कि सरकार उन एरियाज को डेवलप करना चाहती है। इसके अलावा जैसे जीएसटी के अगर अंदर हम देखें तो जीएसटी में टैक्स बचाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वहाँ पर तो आपको सामने वाले से टैक्स लेना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। बाकी इनकम टैक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो, अपना टैक्स बचा सकते हो। आप कुछ अच्छी संस्थाओं को डोनेशन भी दे सकते हो, उससे नेक कार्य भी होगा और आपकी छूट भी मिलेगी। जैसे गौशाला को दान दिया आपने, पर वो गौशाला आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इनकम टैक्स में। आपने सेना के लिए कुछ पैसे डोनेट किए, है ना, आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे जमा कराए, तो उससे भी आपको इनकम टैक्स में एक 100% डिडक्शन इनकम टैक्स में आपको मिलती है। ओके, तो जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उस पे भी है कुछ? देखो, अगर कोई शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि आजकल ये एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि हमारे इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट कम था, विदेशी लोगों का पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट था। तो जब विदेशी लोग पैसा निकालते थे तो एकदम से शेयर मार्केट टूट जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ के लोगों को भी पता चल गया कि भाई शेयर ट्रेडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आजकल बैंकों में पैसा रखने की जगह शेयर्स में पैसे डालने लग गए। जिनको शेयर की नॉलेज नहीं है, जो दिन भर व्यापार में बिजी रहते हैं, नौकरी में बिजी रहते हैं, वो म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं। म्यूचुअल फंड में 5,000 या 10,000 हर महीने आपके अकाउंट से एसआईपी टाइप? एसआईपी सिप चला जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर जैसे मैंने शेयर खरीद तो लिया, लेकिन मैं कभी तो बेचूंगा। मेरे को लग गया कि भाई अब टूटने वाला है बाजार, तो मैं बेच के अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। तो सर मुझे ये बताओ कि ये प्रॉफिट पूरा का पूरा मैं अपने घर ले जाऊंगा या इसमें से मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा? अरे भाई, पूरा आप घर कैसे ले जा सकते हो? भारत सरकार ने एक इनकम टैक्स नाम से एक चीज बना रखी है ना, तो वो इनकम टैक्स नाम का डॉगी आपके पीछे छोड़ देते हैं। इनकम टैक्स का एक डिपार्टमेंट है, वो आपके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि आपने भाई इनकम कमाई है, उस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं सर कितना देना पड़ेगा? तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर आपने शेयर खरीदा है और आप उस शेयर को 1 साल से पहले बेच देते हो, 100 रुपए का खरीदा और आपने 150 रुपए में बेच दिया, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब मान लो 1000 शेयर थे, तो आपने कितने कमा लिए? 50,000। तो वो 50,000 आपकी पूरे साल की जब इनकम की रिटर्न भरी जाएगी, उसमें वो इनकम में ऐड होगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स की स्लैब रेट है। स्लैब रेट का मतलब जो जनरल रेट है, जैसे 0 से 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 तक 5% लगेगा, 5 से 10 तक 20% लगेगा। ऐसे हमारे स्लैब बना हुआ है। अगर वही शेयर आपने 1 साल से ज्यादा रखा और फिर उसको बेचा, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा। उस पर सरकार आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% इनकम टैक्स लेगी। 1 साल से जितने भी ज़्यादा हो गए, उस पे 10% फिक्स है? नहीं, 1 साल से ज्यादा रखने को बोलते हैं लॉन्ग टर्म, उसकी टैक्स रेट अलग है। 1 साल से पहले बेच दो, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, उसकी टैक्स रेट अलग है। तो शॉर्ट टर्म वाले पे तो क्या होता है कि जो अपनी जनरल रेट है वही लगती है, जो इनकम जो के हाँ हिसाब से। जो इनकम के हिसाब से। जो लॉन्ग टर्म होता है 1 साल से ज्यादा वाला, अब चाहे आपने 2 साल रखा, चाहे 5 साल रखा, चाहे 10 साल रखा, प्रॉफिट तभी होएगा जब आप बेचोगे। उससे पहले गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। जैसे ही बेचोगे तो प्रॉफिट बुक हो गया। 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख पे 10% लगेगा। 1 लाख पे 10%। अब उसमें भी गवर्नमेंट ने ये कह रखा है भाई 1 लाख तक हम उसमें भी छोड़ देंगे। जैसे मान लो आपका प्रॉफिट 1.5 लाख हुआ पूरे साल में, तो सरकार आपको 1 लाख की और छूट दे देगी। केवल 50,000 पे ही आपसे 10% इनकम टैक्स लेगी। ओके। अगर आपने 5 लाख कमाया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको 4 लाख पे ही 10% देना पड़ेगा। उसमें भी 1 लाख रुपए की आपको अतिरिक्त छूट मिल जाती है। तो ये टैक्सेशन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, सरकार भी लेगी, क्योंकि सरकार इतने बड़े बड़े खर्चे कैसे करेगी वरना? कैसे चलाएगी सरकार? बिल्कुल। एक चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम्म, एक होता है लक, हम्म, एक होता है हार्ड वर्क। हम्म। दोनों को कैसे आप डिफाइन करोगे? कोई भी बिजनेस कर रहा है या स्टूडेंट है या मतलब कुछ भी वो अपना कुछ कर रहा है, तो लक कितना काम आता है, हार्ड वर्क कितना काम आता है, या दोनों को मिक्स करे तो? देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि लक नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा कि हार्डवर्क भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं कि किस्मत की लकीरें
इंसान के हाथों में लिखी होती है, लेकिन मेरे दोस्त किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। तो बात ये ये बहुत है बड़ी बात है। बात ये है कि अगर आप केवल किस्मत के भरोसे बैठे हो कि यार मेरी किस्मत होगी तो ही मैं कमाऊंगा, और आप बैठे हो कि भाई कोई ऐसा दिन आएगा जब मेरी किस्मत पलटेगी, मेरे ऊपर से नोटों की बारिश होगी, तो भैया कभी नहीं होगी। भाई जैसे कुछ लोग हाथ देख के बता देते हैं भाई बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसके हाथ नहीं हो उसको क्या देख के बताएंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ किस्मत तो उसकी भी है भाई, हम्म, अच्छी है बुरी है, लेकिन किस्मत तो उसकी भी है। तो आप केवल किस्मत की लकीरों के पीछे बैठे हो तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि गीता में भी लिखा है देखो कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। पर वो फल की इच्छा मत कर का मतलब अगर फल नहीं होगा तो आपका मन ही नहीं करेगा। तो वो ये ज्ञान देना चाह रहे हैं श्री कृष्ण कि भाई फल की इच्छा तो होनी चाहिए अंदर से, लेकिन आप केवल फल ही फल को देखो वो भी गलत है। आप जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, आपको अगर मान लो गाड़ी लेनी है बड़ी, तो आप गाड़ी के बारे में सोचोगे जब भी तो आपको काम करने का मन करेगा। आपको बड़ा मकान बनाना है, तो बात ये है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बिना मेहनत किए ही किस्मत के भरोसे ही जीत लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लक का चांस 5%, मेहनत आपकी 95%। तो अगर आप मेहनत करते हो सकता है कि आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा हो जितना कम मेहनत करने वाले को मिल रहा हो। लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में मौके आते हैं। जो अलर्ट रहता है, जो काम करता रहता है, उस पर भगवान मेहरबान होता ही होता है। आज नहीं, कल नहीं, देखो उसके घर में देर है, लेकिन उसके घर में अंधेर अंधेर नहीं नहीं है। है। तो अगर आप लगातार काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है और कंटिन्यूअस काम करते जाना है। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब जब आप रात को सोओ, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार आज मैंने दिन भर मेहनत की और मुझे मजा आ गया, और आप तसल्ली से सो जाओ। क्योंकि देखो आदमी जब काम नहीं करता है ना, तो उसको ये तो पता होता है उसने काम नहीं किया। चाहे वो दुनिया के सामने कितना भी शो ऑफ करे, लेकिन उसको अंदरूनी पता होता है कि आज का दिन मैंने खराब कर दिया और मेरे जीवन का एक दिन मैंने आज गवा दिया, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, एक दिन तो जाना ही है सबको। तो आप इतनी मेहनत करो कि आपको ये शाम को अंदर से मलाल नहीं हो कि मैंने काम नहीं किया। तो जैसे अभी आपने वाईटी महेंद्र के नाम से एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है, तो हो सकता है कि आपके सामने जो अलग अलग लोग आएंगे, आपको लगे यार अभी सफलता नहीं मिली, सेकंड पॉइंट पे नहीं मिली। अगर आप लगातार काम करते जाओगे, तो ये आप मानकर चलिए कि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आपको बैठना नहीं है, बस आपको भाई लक चलते के रहना है। भरोसे बैठूं, मैं चैनल खोल के बैठ गया यार, मैं यहाँ बैठा रहूं तो कौन तो मुझे देखेगा? मतलब वही है, मुझे बना कुछ वीडियो तो बनाने के देने ही पड़ेंगे देखो ना। आज हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि भाई अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो भाई मैं कैसे जाऊं, लेकिन समय हमेशा बदलता है। एक दिन वो समय भी आएगा जब लोग सोचेंगे यार महेंद्र जी कब मुझे बुलाएंगे। हाँ, तो समय जरूर बदलता है। तो आप जो अपने फील्ड के लोग हैं, आप उनके साथ काम करो। ऐसा नहीं है कि जनता कोई बड़े नाम को ही सुनना चाहती है। जिसकी लाइफ में कुछ स्टोरीज है, जो अच्छा कर रहा है, लोग जिनसे उसको भी सुनना जिनको सुन चाहते के हैं। कुछ मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन मिलता इंस्पायर है, हो। हाँ। तो ये जितने लोग बड़े थे, ये सब पहले छोटे भी थे। ऐसा तो नहीं है कि भाई शुरू से ही बड़े थे। तो हर आदमी बना तो छोटे से ही बड़ा है ना। तो आपको मेहनत करते जानी है, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके। बाकी उस पे छोड़ दो, वो करेगा जो करना है उसको। एक चीज मैं आपको और पूछना चाहूंगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तो आप उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? कहाँ है आपके 1 करोड़ रुपए? मान लीजिए मैं अच्छा, आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तो बेस्ट क्या रहेगा कि अपन नहीं वो एक बैग सा पड़ा है, मेरे को लगा भाई इसमें कहीं। देखो अगर आप मुझे 1 करोड़ अभी देते हो, तो उसको इन्वेस्ट करने का तरीका ये है कि एक तो शेयर मार्केट सबसे बढ़िया चीज़ है, आजकल सबको ही पता है। लेकिन शेयर मार्केट में देखो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आज आपको लगेगा कि यार 1 करोड़ लगाए थे 1.5 करोड़ बन गए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि यार 40 लाख ही रह गए, साफ हो गया मामला। क्योंकि शेयर मार्केट क्या है, वो इमोशंस पे चलता है। आज मार्केट में न्यूज आ जाए कि साहब अब मोदी जी आगे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये लो जी 20,000 पॉइंट नीचे। अब जैसे ही लोगों को लगेगा कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो ये लो जी मार्केट डाउन ही नहीं हो रहा। तो इसमें रिस्क बहुत है। हर छोटी छोटी चीज का युद्ध हो गया, शेयर मार्केट टूटेगा। कोई बड़ी बीमारी आ गई कोविड जैसी, शेयर मार्केट टूटेगा। उस समय सोना बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा। तो आपको उस 1 करोड़ को किसी एक चीज में नहीं लगाकर डाइवर्सिफिकेशन करना है। आप उसका कुछ पार्ट, जैसे मैं अगर होता तो मैं उसमें कुछ पार्ट प्रॉपर्टी में लगाता, कुछ पार्ट का मैं गोल्ड भी परचेज करता। आजकल गोल्ड भी आपको फिजिकल लेना जरूरी नहीं, आप बॉन्ड ले लो गोल्ड के। कुछ पार्ट में शेयर मार्केट में लगाता और कुछ पैसा
मैं बैंक में रखता, मैं उससे एज ए आपातकालीन जो कोष होता है उसके रूप में रखता उस पैसे को, और मैं उससे पैसा भी कमाता, एंजॉय भी करता लाइफ को, और कुछ मतलब भले के काम में भी खर्च करता। आपके कहने का मतलब है सभी पैसों को एक जगह मत लगाओ। मत लगाओ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रिस्क है। अगर एक चीज टूटी है, सारा पैसा उसी में लगा हुआ है, तो आप तो बह गए, आपके पास कुछ रहा ही नहीं। सर फ्यूचर को देखते हुए आपको ये नहीं लग रहा कि सीए खतरे में है नहीं है एआई को देखते हुए? क्यों भाई, एआई से सीए कैसे खतरे में हो सकता अगर हर चीज़ रोबोट कर रहा है, रोबोट बन रहे हैं, तो अगर पूरा बिजनेस रोबोट को बता दिया जाए हमारा इतना स्लेब है, इतना प्रॉफिट है, सब कुछ उसको डे बाय डे रिपोर्ट मिल जाए, तो वो कैलकुलेशन तो कर ही सकता है ना पूरी? है? सर एक्चुअली क्या है, देखो, एआई मैं मानता हूँ कि काम को बहुत इजी कर देता है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि वो इंसान को ही रिप्लेस कर देगा, तो वो पूरा करना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक आदमी जो 10 लोगों की टीम के साथ काम करता है, अगर वो एआई के साथ चलेगा तो वो 1-2 के साथ भी काम चला सकता है। कारण कि 10 लोगों की के काम को एआई मतलब अकेले सँभाल सकता है। मैन पावर तो कम ही लगेगा, मैन पावर कम लगेगा तो कॉस्टिंग कम होगी। कॉस्टिंग कम होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब-जब मशीनरी युग आया है, तो लोगों को ऐसा लगा है कि अब नौकरियों पे खतरा हो जाएगा, अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे कंप्यूटर आए थे, तो कंप्यूटर जब आए थे 1994 में, 5 में, सन 2000 में, तो लगा था भाई लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। लेकिन बाद में आप देखो, कंप्यूटर आने के बाद भी रोज़गार तो बढ़े ही हैं, रोज़गार कहाँ कम हो गए? कंप्यूटर चलाने वाले तो चाहिए। कंप्यूटर चलाने वाले तो चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, कुछ फ़ील्ड्स हैं जहाँ पर खतरा ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अपन किसी चीज़ को ड्राफ्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो ड्राफ्ट करने वाला होता है वो एआई बहुत अच्छे से कर लेता है। आपको बढ़िया-बढ़िया चीज़ें ड्राफ्ट करके दे देगा। लेकिन जैसे अगर मैं अपने प्रोफ़ेशन की बात करूँ सीए की, तो वहाँ पर क्या होता है कि क्लाइंट को एक भरोसा चाहिए होता है। और अभी एआई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको भरोसे के साथ वो चीज़ कर दे, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डील करना पड़ता है। हमको जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ डील करना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर इनकम टैक्स वाले आ गए, तो आप क्या वहाँ पर रोबोट को बैठाएँगे? क्या रोबोट बताएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? आपके बिज़नेस में क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, आपने क्या परचेजिंग करी है, उन चीज़ों को अभी ऐसे ना तो अभी तक कोई रोबोट बने, और डिपार्टमेंट को हर जगह कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। आज आपको ऑडिट करवानी है तो उसपे साइन तो सीए का ही होगा, रोबोट का थोड़ी होगा। तो जो सीए एआई को यूज़ ले रहे हैं अभी से, वो सीए अपनी प्रैक्टिस को आगे जारी रख पाएँगे, वो अपने क्लाइंट को ज़्यादा बेटर सर्विस दे पाएँगे। लेकिन हम ये सोचें कि सीए की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगी एआई के आने से, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक नुकसान ये भी है, उसको हैक किया जा सकता है, तो मिसयूज़ भी किया जा सकता है। बिल्कुल मिसयूज़ किया जा सकता है, और मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि जो एआई टेक्नोलॉजी है बेसिकली, वो काम को आसान करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो उस इंसान को रिप्लेस कर देगी। हाँ, मुझे अपना स्टाफ मैं कम कर लूँगा एआई आने के बाद, हो सकता है उससे बेरोज़गारी भी फैलेगी। जैसे कंटेंट राइटर है, उनके लिए खतरा है भविष्य में, क्योंकि एआई कंटेंट राइटिंग का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। जैसे लोग पोस्टर्स बनाते हैं या डिज़ाइन्स बनाते हैं, वहाँ खतरा है, क्योंकि एआई आपको जल्दी से 1000 ड्राइंग्स एकदम से निकाल के दे देता है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहाँ एआई में खतरा है, लेकिन जो प्रोफ़ेशनल हैं, जैसे वकील है, सीए है, डॉक्टर है, तो वहाँ क्या होता है कि आपको क्लाइंट के साथ एक रिलेशन चाहिए होता है, एक भरोसा चाहिए होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भई आपका कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, आप एआई के भरोसे उसका जवाब बना के दे दो, तो आप नहीं दोगे जल्दी से। आपके मन में डर होगा कि यार कहीं साले एआई ने कुछ गलत सेक्शन बोल दिया तो मेरे पेनल्टी कहीं डबल नहीं हो जाए। तो आप अगर जवाब बना भी लोगे, तो आप सीए के पास ज़रूर जाओगे कि सर एक बार इसको देख लो। तो सीए की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि ये खतरा नहीं है, ये एक तरह की फैसिलिटी है, एक मॉडर्नाइज़ेशन है जिसमें हर प्रोफ़ेशन को अब आगे से आगे उसको अपनाना चाहिए। सर आपका डेली रूटीन क्या रहता है? देखो महेंद्र जी, अगर डेली रूटीन की बात करें तो मैं अपने दिन की शुरुआत, एक तो मैं जल्दी उठने वालों में से हूँ। मैं मतलब अर्ली राइज़र हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, और उसके बाद मैं पानी-वानी पी के अपना जो डेली रूटीन है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, मैं वॉक पे जाता हूँ। 1 घंटा मैं पूरा अपने एक्सरसाइज़ और अपनी वॉक को देता हूँ। उसके बाद मैं 10 मिनट योगा भी करता हूँ।
6:30 के आसपास फिर मैं न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। और वो भी चाय की चुस्की के साथ। सुबह एक चाय लेता हूँ मैं, तो उसमें मेरे को बहुत आनंद आता है। अच्छा, उस समय मेरी इच्छा होती है कि कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे। बाकी मैं चाहे पूरे दिन डिस्टर्ब हो लूँगा, लेकिन वो जो मेरे को आधा घंटा चाहिए न्यूज़पेपर के साथ चाय का, वो मेरा एक मतलब ये समझ लो एनर्जी, सुबह की मेरी एनर्जी ड्रिंक है वो। उससे मुझे क्या मेन रूटीन मिल जाता है कि भई मेरे को आगे का जो है न्यूज़ मिल जाती है, मेरे को जानकारी मिल जाती है कि भई बाज़ार में क्या हो रहा है, मार्केट में। एक क्या होता है, चाहे सोशल मीडिया कितना भी आ जाए, स्क्रीन आ जाए, लेकिन जो पढ़ने का मज़ा है ना, वो न्यूज़पेपर से जो आता है वो और चीज़ों में नहीं आ सकता, राइट? इसके अलावा फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को 9 बजे, साढ़े 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना पड़ता है, मेरा स्टूडियो है, तो वहाँ मैं अपनी क्लासेस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे को आज के जो शूट्स वगैरह करने हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी अपलोड करवानी है, तो उसके लिए मैं शूट बना लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें अपनी बेसिकली मैं वहाँ पर करता रहता हूँ, है ना? और फिर मैं अपने ऑफ़िस में जो मेरा प्रैक्टिस का काम है वो देख लेता हूँ। इसके बाद मुझे कोई क्लाइंट से मिलना है, कहीं विज़िट करनी है, मैं वो कर लेता हूँ। और मेरे पास पूरी एक ऑफ़िस में टीम है, तो सारा काम मुझे अकेले को नहीं करना, मुझे केवल जहाँ उनको ज़रूरत है बस वहाँ मेरे को बताना होता है। बाकी सब लोग जो मेरे पार्टनर्स हैं वो भी देखते हैं काम को, ऑफ़िस स्टाफ भी देखता है। ठीक है, 5-6 बजे तक मैं अपना काम कर लेता हूँ, फिर मैं टाइम से घर पहुँचना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भी बिताना चाहता हूँ। फिर मैं 8 बजे तक खाना खा लेता हूँ और 10 साढ़े 10 मेरा लास्ट सोने का टाइम होता है, ताकि 2 घंटे का गैप हो जाए, खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए। तो ये मेरा एक डेली रूटीन है जिसको मैं रेगुलरली फ़ॉलो करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि भई शादी में चले गए, रात को 11-12 बज गए, अब सोते-सोते ही 1 बज गया, तो अब सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? तो अगर मैं लेट उठूँगा भी, तो मैंने एक रूल बना रखा है कि अगर मैं 7 बजे भी उठ रहा हूँ, तो मुझे अपने शूज़ पहन के चाहे एक चक्कर लगा के आना पड़े 5 मिनट के लिए, लेकिन मैं अपने दिमाग को ये मैसेज देता हूँ कि तेरे को घूमने जाना ही है। अगर एक बार इसको ये पता लग गया ना कि आप नहीं जाओ तो भी काम चलेगा, तो ये अगले दिन फिर ये कहेगा आज रहने दे। तो ये मेरा एक डेली रूटीन है, इसको मैं फ़ॉलो करता हूँ। ओके, तो अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन एक राउंड करेंगे, रैपिड फायर, जिसमें आपको कम शब्दों में उसका आंसर देना है और कुछ मज़ा भी आने वाला है इसमें। येस और नो, या नहीं, मतलब उसका जवाब देना है। जवाब भी देना है? हाँ, राइट। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर्ड कौन करता है? सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड कौन करता है? या किसकी वजह से आप इंस्पायर्ड होते हो? मैं अपने दादाजी की वजह से इंस्पायर्ड होता हूँ, क्योंकि उनका जो लाइफ का स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा था। उसको देख के मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। उन्होंने जो मेहनत की है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगता है। ओके। आपने कभी घर, स्कूल, हॉस्टल में कभी चोरी की है? घर, स्कूल और हॉस्टल में बिल्कुल करी है चोरी। क्या चोरी की है? जैसे खाने-पीने का सामान बहुत चोरी किया है। बचपन में कभी मुझे लगा कि यार जैसे कहीं कुछ आइसक्रीम मिल रही है, मिठाई मिल रही है, तो जो मेरा कज़िन था, उसके साथ हम क्या करते थे, जो गोलक होती थी ना, गोलक जो पिगी बैंक होता है, उसको गोलक बोलते हैं। तो वो पहले मिट्टी की आती थी, तो उसमें जैसे बहन-भाइयों की गोलक है, तो वो ऐसे तो निकाल नहीं सकते, पता लग जाएगा भाई किसी ने फोड़ ली। तो हम क्या करते थे, ऐसे नीचे लेट के उस गोलक को उल्टा करते और एक चाकू लेके आते और उसको सिक्के को ऐसे सीधा करते, तो 3-4 निकल जाते थे उसमें से। और फिर हम उससे जैसे चॉकलेट खाए आते थे, टॉफ़ी वगैरह खाए आते थे, बिस्किट, ये काम मैंने बहुत किए हैं। उसका जो मज़ा था ना, वो मतलब आज अपन लाख रुपए भी कमा लें ना, करोड़ भी, तो भी नहीं है। मतलब वो 2, 4, 5 सिक्के निकल के जब हम दुकान पे जाते थे, मज़ा आता था उसमें। ओके। आपकी कोई हाईएस्ट शॉपिंग आपको याद है? मतलब 2-4 लाख या ज़्यादा, कोई एक दिन में कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग की हो आपने? बहुत ज़्यादा तो ऐसे कभी नहीं करी, हाँ, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे तो करी हुई है शॉपिंग। ओके, लाखों में ऐसे मैंने एक साथ कभी नहीं करी शॉपिंग। ओके। आपका कोई फ़ेवरेट एक्टर? फ़ेवरेट एक्टर की अगर बात करें तो मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है, क्योंकि वो एवरग्रीन है, मतलब कॉमेडी भी करते हैं, फाइटिंग भी करते हैं। फ़ेवरेट फूड? फ़ेवरेट फूड की अगर बात करें तो मुझे देसी खाना बहुत पसंद है, जैसे चूरमा दाल बाटी हो गया, और पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लेता हूँ मैं, बर्गर भी। आपकी कोई ऐसी खूबी जो आपको दूसरों से अलग बनाती हो? मेरी एक खूबी है जो मुझे मतलब पर्सनली लगती है कि मैं लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होता हूँ। मतलब मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं कभी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास कोई भी बैठा होगा ना, मैं उसको बातों में लगा लेता हूँ और मैं उसकी बातों को जान के एक रिलेशन क्रिएट कर लेता हूँ। आपका फर्स्ट क्लाइंट आपको याद है, कौन था? मेरा फर्स्ट क्लाइंट कौन था ये तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो मेरे बहुत स्टार्टिंग डेज़ थे और बहुत सारे लोग मेरे से टकराते थे।
तो किसी ने पहली बार इनकम टैक्स की रिटर्न ही बनवाई होगी, वही होगा फर्स्ट क्लाइंट। कभी आपने मतलब क्लाइंट का स्टेटमेंट देख के आप चौंके हो? मतलब इतना ये क्या है? ऐसा हाँ, कुछ अलग? चौंका हूँ ना, कई बार चौंका हूँ। उसमें वो जब वो जीरो सामने लगे हुए थे ना, तो मैं उसको गिन रहा था और क्लाइंट मेरी तरफ देख रहा था। तो मैं एकदम से देखा, मैं कहा यार ये कितने जीरो हैं मतलब। तो उन्होंने बोला सर क्या बात हुई? मैंने कहा नहीं मैं देख रहा था। तो मैं उसमें ये नहीं गिन पाया कि इसको मैं लाख बोलूँ, 10 लाख बोलूँ, करोड़ बोलूँ, 10 करोड़ बोलूँ। फिर मैंने जब तसल्ली से घर जाके देखा, तब मुझे समझ में आया कि यार ये इतने करोड़ तो बैंक में ही जमा है। ओके, ये भी ठीक था। आपके जितने भी दोस्त हैं, हाँ, उसमें सबसे अमीर कौन है? मेरे दोस्तों में सबसे अमीर मेरा एक फ्रेंड है। मतलब मैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नाम तो हाँ, नहीं लूंगा। नाम बताने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली वो क्या है, सीए है। और उसके ससुराल में क्या है कि मतलब उसकी जो वाइफ है ना, वो एक ही बेटी है और उसके ससुर जी बहुत अमीर हैं। तो उसने क्या पूरा जो साम्राज्य है वो अपने अंडर में ले लिया। घर जमा। क्योंकि मैं उसको गलत भी नहीं मानता। देखो मेरे सर्किल में बहुत लोग उसके लिए बातें भी बनाते हैं कि यार ये मर्सिडीज ले आया या इसने बड़ा बंगला बना लिया तो कौन सा तीर मार लिया, ये तो ससुर जी का माल है सारा। तो मैं उन सबको ये कहता हूँ यार ससुर जी का है किसी का भी है तो आपके ससुर और जो सास हैं वो भी तो एक माँ बाप ही होते हैं। और अगर वो मान लो आपकी वाइफ के फादर मदर है तो अगर आप वाइफ के साथ जुड़े हो तो वो भी आपके फादर मदर हैं। और उनको भी आगे ना आगे किसी को तो आगे कंटिन्यू करना ही है। तो वो खुद 3 ब्रदर हैं। तो वो एक तरह से अपने सास ससुर के साथ ही रहता है। मतलब वो केवल इसलिए उनके साथ नहीं रहता कि उसको केवल पैसा चाहिए। वो दिल का बहुत अच्छा है। मतलब उनको टाइम टू टाइम हॉस्पिटल ले जाना, दिखाना, पूरी ज़िम्मेदारी लेना। ये सब काम वो करता है। आपके थोड़ी लड़ाई करवा दूँ घर में? लड़ाई तो कैसे करवाओगे आप? आप मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो या वाइफ़ से? देखो प्यार की तो कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि भई मैं मम्मी से ज़्यादा करता हूँ या वाइफ़ से ज़्यादा करता हूँ। मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े जिसको मनाना हो उसी से ज़्यादा कर लेता हूँ। मतलब आप मतलब घर जाते ही सबसे पहले किसका दर्शन मतलब किससे मिलना चाहते हो मतलब घर जाते देखो ही? जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तक तो सच बताऊँ तो वाइफ़ की याद ज़्यादा आती थी। और जब से बच्चे मम्मी की भी आती है लेकिन वाइफ़ की ज़्यादा आती थी। लेकिन जब से बच्चे हुए हैं तो अब ऐसे लगता है कि भई एक बार बच्चों से बोल लूँ। मतलब मैं जाते ही उनको जैसे बोलता हूँ, छोटू कहाँ हो तुम? है ना, पापा आ गए। मैं मतलब बच्चों को अब ऐसा लगता है कि जाते ही एक बार बच्चों से मिलूँ। और वाइफ़ अपनी जगह है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं या उनकी अपने को फ़िक्र ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि भई प्यार कम हो जाता है, लेकिन बच्चे होने के बाद पता नहीं अंदर से ऐसा लगता है कि अपने को एकदम से जाते ही पहले उनसे मिलना है। ओके, तो कैसा लगा आज आपको? आज मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने बहुत एन्जॉय किया आज के पॉडकास्ट में। और आपने मेरे से सब तरह के क्वेश्चंस पूछे। आपने मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पूछी, मेरी पर्सनल लाइफ़ पूछी। आपने मेरे से ये पूछा कि भई स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? आपने रैपिड फायर में पूरे राउंड लिए। आपने कोशिश करी कि भई कैसे भी लड़ाई हो, मैंने उसको भी सँभाला। और बीच-बीच में आपने मेरे को इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि जिसमें मेरे को बार-बार बहुत तेज़ हँसी आ रही थी, पर मैं उसको रोक रहा था। और आपने वो क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछ लिया कि भई बैंक स्टेटमेंट में आपको किसके पैसे ज़्यादा दिखे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे, लेकिन क्वेश्चंस आपके लाजवाब थे। और व्यूअर्स को मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों से बहुत बेनिफिट होगा, बच्चे कुछ ओके, सीखेंगे। पॉडकास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पॉडकास्ट से आप क्या समझते हैं? देखो पॉडकास्ट एक तरह की जर्नी है कि आप किसी की लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आप कनेक्ट होके कर रहे हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले से कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है। आप आपस में बात करते हैं, अपने व्यूज़ प्रेज़ेंट करते हैं और वो व्यूज़ हो सकता है सामने वाले के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो। तो पॉडकास्ट आने वाले समय की डिमांड है, लोग इसको देखना पसंद करते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें छोटे-छोटे इंसिडेंट्स की शॉर्ट्स भी बन जाते हैं। तो वो भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो करना चाहिए, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको इस जर्नी को आगे बनाए रखना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएँ है कि आपका ये जो पॉडकास्ट का काम है, वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट, ये बहुत अच्छा चले। और बड़े-बड़े लोग जैसे आज मैं आके बैठा हूँ तो मुझे फ़ील होगा कि यार मैं वहाँ पर पहली बार करने गया और अब देखो कितने सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज आप हमारे पॉडकास्ट में इट्स पधारे माय प्लेज़र कि आपने और आमंत्रित हमारे किया। दर्शकों को आपने बहुत ज्ञान की बातें बताई, आने वाले उनके कल के बारे में बताया, आप पे जो फेलियर या आपने जैसे भी टैकल किया, वो आपने एक्सप्लेन किए। काफ़ी हेल्प होगी उनको मतलब उन्होंने जब तक अगर कंप्लीट देखा है तो उनको अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, भाई ये चीज़ों से हम उनके बच को चलना है। चलिए जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।
आपका यहाँ पधारने के लिए। और आपको भी मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, शेयर, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जो सीए बनना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं। उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों महेंद्र को? जी, मैं लास्ट में कुछ चंद लाइनें बोलना ओके। चाहूंगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मुझे अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है और मोटिवेट होना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। कमेंट में वाह वाह लिख दो। थैंक यू सो मच। सर का भी चैनल है टेक्स्ट गुरु ऑफिशियल, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, एंड नीचे आपको लिंक्स मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। कंप्लीट डिटेल के लिए सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आपका कोई क्वेश्चन है, टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो, तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टैक्स गुरु सॉल्यूशन। ओके, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।